नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। देखिए, इसी जो उत्तराखंड एसआई के लिए हमने भी बात कर रखी थी कि वीक में 2 टेस्ट आएंगे आपके, ठीक है। जो कि हम पहले स्टार्ट कर रखा है हमने हिंदी प्लस रीजनिंग, क्योंकि यहाँ पे 150 क्वेश्चन आने वाले हैं यहाँ से। अगर हम पूरे 300 क्वेश्चन कवर करेंगे तो वीडियो हमारी 4 से 5 घंटे की हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि मैथ में टाइम लगता है। तो अभी मैं स्टार्ट कर रहा है हिंदी और रीजनिंग, तो धीरे धीरे मैं जीएस और मैथ भी यहाँ पे करवाना शुरू कर दूंगा, ठीक है। इससे पहले फर्स्ट टेस्ट आ चुका था, आप सबने देख लिया होगा। नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाके देखिए, प्ले लिस्ट बनी हुई है तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। साथ में हिंदी और रीजनिंग की क्लासेस भी चल रही हैं, वो भी आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जहाँ भी 3-3 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पे आपकी कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं और साथ में क्या कर रहे हैं, हम चैप्टर वाइज प्रैक्टिस भी कर रहे हैं क्वेश्चनों की, ठीक है। तो आपके लिए काफ़ी अच्छा यहाँ पे सेशन चल रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला हुआ है। आप मुझे अप्रिशिएट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। साथ में आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लें सुमित मुरारी के नाम से। तो वहाँ पर क्या होता है कि आप लोगों को जो लेक्चर आते हैं उनकी पीडीएफ भी मिल जाती है। और यहाँ बहुत से बच्चे कहते हैं कि इसकी जो पीडीएफ, देखिए इसकी पीडीएफ आपको नहीं मिलेगी, आपको ये देखना पड़ेगा। इसके लिए पीडीएफ के लिए मैं जल्दी आपके लिए कुछ प्लान करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट में हम पैटर्न वाइज चल रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। पहले हम हिंदी के 100 क्वेश्चन करने वाले हैं यहाँ पे, फिर हम रीजनिंग के 50 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखिए और क्वेश्चन को इस टाइप से लीजिए जैसे आपको अगर आते हैं तो कम से कम बताइए कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं, क्योंकि उससे क्या होता है कि आप लोगों की तैयारी पता चलती है और कॉम्पिटिशन में दिखता है, क्योंकि और भी बच्चे बताएंगे कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं उनके, ठीक है। तो चलो स्टार्ट कर रहे हैं। पहला है यहाँ पे, भारतीय परिवार की भाषा नहीं है, केल्टिक, इटालिक, जर्मनिक या फिर सुयोसोन। अब किसकी नहीं कह, जो भारतीय भाषा है, ठीक है, परिवार की भाषा यहाँ पे कौन सी नहीं है कह रहा है। इसमें आपकी शियोयन नहीं है, बाकी केल्टिक, इटालिक और जर्मनिक क्या है आपकी यहाँ पे भारतीय परिवार की भाषाएं हैं। क्लियर है आप लोगों को। चलिए सेकंड है, निम्न में से संज्ञा शब्द है, यह, जीना, पहाड़ या फिर पुराना, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो पहाड़ है आपका, ये क्या है, संज्ञा शब्द है। जहाँ पे मुझे एक्सप्लेन करना होगा मैं वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, बाकी हम आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं। अब देखिए अपवाद की बात कर रहा है, ठीक है, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसकलिंग में या फिर उभयलिंग में। तो क्या कह रहा है कि वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं, अपवाद को छोड़ना है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, देखिए तो यहाँ पे जो पुल्लिंग होते हैं इसके अंतर्गत होता है, ठीक है। हिंदी में कितने वचन होते हैं, 2 वचन, 3, 4 या फिर 5। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखिए 2 वचन होते हैं, 1 वचन और बहुवचन, ठीक है। सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है, गुणवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक या फिर निजवाचक। अब देखिए सर्वनाम के भेदों की बात कर रहा है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको लग रहा होगा, प्रश्नवाचक होता है, संबंधवाचक भी होता है और निजीवाचक भी होता है, पर यहाँ पे गुणवाचक कोई भी सर्वनाम यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। भेद के अंतर्गत बात कर रहे हैं हम लोग। छठा क्वेश्चन है, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं, विशेष्य, विशेषण, विशेषण एवं विशेष्य या फिर विशिष्ट। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है आपका विशेषण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सेवंथ है, क्रिया के मूल को कहते हैं धातु, पद, कारक या फिर समास। देखिए क्रिया के मूल मूल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो क्रिया क्या हो जाएगा, धातु हो जाएगा। आठवां है, कारक के भेद हैं 5, 6, 7 या फिर 8। देखिए कारक आपने पढ़े होंगे, तो कारक के कितने भाग होते हैं। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्यों है, क्योंकि कारक रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर कारक क्या है कि आपका सिलेबस में यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ठीक है। बट देखिए ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्यों है, क्योंकि एग्जाम में क्या कहते हैं, कुछ भी पूछ लेते हैं, इनका कुछ भरोसा नहीं होता है, ठीक है। आपको अभी टाइम है आपके पास, आपको चैप्टर रेडी करके जाना है। उस क्वेश्चन ना आए तो अच्छी बात है, अगर आ गया तो आपका पढ़े हुए में से आएगा तो आप वहाँ पे टिक कर लेंगे। अब देखिए कारक के भेदों की जब मैं बात करूँगा तो कितने भेद होते हैं, पहले यहाँ टिक करेंगे, कितने होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है। अब 8 कौन कौन से होते हैं, देखिए पहले कारक किसे कहते हैं, पहले ये जान दीजिए। क्रिया की जो भूमिका निभाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, यहाँ पे कारक कहते हैं। और कारक को क्या कहते हैं, परसर्ग भी कहते हैं। क्लियर है आप लोग को, पहला आपका ये क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। अब कौन कौन से यहाँ पे भाग होते हैं इनको मैं यहाँ पे लिख लूँगा, इनको ध्यान रखना। कर्ता, ठीक है, कर्म, करण, ठीक है, अपादान, संप्रदान, ठीक है, यादा मोह है, संप्रदान हो गया। उसके बाद संबंध कारक होता है, ठीक है, जिसमें काके की का संबंध होता है। क्लियर है। फिर एक आपका अधिकरण होता है और एक आपका संबोधन होता है, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को। तो 3 ही हो गए और 5 आपके ये हो गए, कितने हो गए टोटल, 8 हो गए, ठीक है। भूलना नहीं है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा आया, ठीक है। अपादान से जहाँ पे अलग होने का भाव, अलगाव की बात होती है, पेट से पत्ते गिरते हैं, क्या हो रहे, अलग हो रहे हैं ना पेट से पत्ते, तो वहाँ पे क्या होता है आपका अपाद, किसका यूज करते हैं हम लोग, अपादान का यूज करते हैं, ठीक है। संप्रदान हो गया, संबंध हो गया,
क्लियर हो गया आप लोगों को, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट है, संबंध में क्या होता है, जहाँ पे अपनत्व का भाव आता है वहाँ पे संबंध कारक होता है। क्लियर है आप लोगों को? ये थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि ये मैंने अभी करवाया नहीं था, तो यहाँ से क्या हो गया, आपको चीज़ें क्लियर हो गई। अब इनको एक बार याद सकते हैं, 8 टाइप के होते हैं, इनको याद रखना। कितने होते हैं? 8 टाइप के होते हैं, ठीक है। चलिए 9वां है, निम्नलिखित में से क्या काल कहलाता है? क्रिया के घटित होने का समय, क्रिया का सामान्य रूप, क्रिया का मूल रूप या फिर क्रिया का पूर्ण रूप। अब जो काल होते हैं, 3 टाइप के काल होते हैं, ठीक है। एक आपका क्या होता है, वर्तमान का होता है, एक भविष्य का होता है, और एक आपका क्या होता है, जो जा चुका होता है, भूतकाल होता है, ठीक है। तो इसके रिलेटेड कह रहे हैं कि यहाँ पे काल क्या कहलाता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये होता है, क्रिया के घटित होने का जो समय होता है उसको यहाँ पे क्या कहते हैं, काल, जो क्रिया यहाँ पे घटित हो रही है। क्लियर है? वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? 3, 4, 1, इनमें से कोई नहीं, कोई प्रकार नहीं, ठीक है। तो ये होते हैं वाच्य के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। 11वां है, आहा आप आ गए। वाक्य में आहा शब्द क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो ये है, संज्ञा, सर्वनाम, अवयव या फिर विशेषण, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये है आपका अवयव है एक। व्यवहार के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 5, 4, 3, इनमें से कोई नहीं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो व्यवहार के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, ये लोग आप लोग बताएंगे। और देखिए यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट और है, क्योंकि अब मैं जब क्वेश्चन करूँगा तो आपको कंपलसरी है सबके लिए कि यहाँ पे आंसर देना है, क्योंकि इससे क्या होगा, जो चीज़ें आपको नहीं पता है वो आप जाके सर्च करेंगे, तो वो चीज़ें करेंगे, सर्च करने के बाद आप लिखेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं, देखिए इनमें से बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डायरेक्टली आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से करना इन क्वेश्चनों को, ईमानदारी से करना, ठीक है। कहने का मतलब ये कि ईमानदारी से करना, कोई आपको मजाक में नहीं लेना है, ठीक है। आपके लिए मैं यहाँ पे फ्री प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको मार्केट जाएंगे या कहीं और ट्राई करेंगे तो आपको पेड मिलेंगी, फिर आप लोग भी वहाँ पढ़ते हैं, तो आपको अगर फ्री में ही मिल रहा है तो उसकी कदर कीजिए, ठीक है। चलिए 13वां है, कौन सा शब्द अनिक का पर्यायवाची है? अर्जुन, सेना, अग्नि या फिर घोड़ा, ठीक है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? इसमें से हो जाएगा आपका सेना, ठीक है। अनिक का पर्यायवाची है सेना। अनुरूप का विलोम क्या हो जाएगा? प्रतिरूप, विरूप, अपरूप या फिर व्यतिरूप, ठीक है। तो अनुरूप का अगर पर्यायवाची की मैं बात करूंगा तो ये होता है प्रतिरूप होता है। 15वां है, अतीत का समानार्थी शब्द कौन सा है? अतीत का समानार्थी बोल रहा है, ठीक है। अधिक, अतिरेक, विगत या फिर आगत। तो अतीत कहते हैं ना हम लोग, हमारा अतीत, अतीत क्या होता है आपका, जो आपका विगत हो चुका, मतलब जा चुका है, अतीत। हिस्ट्री के अंदर आप पढ़ते होंगे, ठीक है, अतीत के बारे में। चलिए, महल के भीतरी भाग के लिए एक शब्द है, गर्भगृह, भीतरी जल, अंतरपुर या फिर रनिनिवास, रनिवास, ठीक है। तो इसके लिए आपका कौन सा शब्द यूज होता है? देखिए इसके होता है अंतरपुर। गर्भगृह किसका होता है? गर्भगृह जो होता है मंदिरों के लिए होता है, मंदिरों का जो अंदर का पार्ट है जहाँ मूर्ति वूर्ति रखियाँ होती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, गर्भगृह कहते हैं उसको। क्लियर है आप लोगों को? जहाँ पे भगवान की मूर्तियाँ वगैरह होती हैं, या फिर कह सकते हैं कि जहाँ भगवान की मूर्ति होंगी, सिंपली क्लियर है, ठीक है। देखिए आप यहाँ पे एक चीज़ मैं रोकूंगा 2 मिनट के लिए, आपको एक चीज़ लग रहा होगा, 5 आपको पर्यायवाची दिख रहे हैं यहाँ पे, 5 विलोम शब्द दिख रहे हैं, 5 एकार्थी, 5 समानार्थी, 5 आपको कारक दिखेंगे, 5 आपको उपसर्ग दिखेंगे, 5 प्रत्यय दिखेंगे। मतलब क्लियर ये है कि हर टॉपिक से आपको 5वां क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 100 क्वेश्चन है, तो आपको उसी के लिए अपनी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो मैं चैप्टर वाइज भी जहाँ पे मैं करवा रहा हूँ हिंदी के अंतर्गत, एक चैप्टर के मैं 300 से 400 क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप उन वीडियोज़ को देखिए, वहाँ से भी आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 17वां है, लोक में प्रचलित उक्ति जिसका मूल अर्थ बना रहता है और स्वतंत्र रूप से उसका प्रयोग भी किया जाता है, दिए गए विकल्पों में से सही उक्ति का चयन कीजिए। लोकोक्ति, मुहावरे, विशेषण या फिर सर्वनाम, ठीक है। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका राइट हो जाएगा लोकोक्ति। क्लियर है? और अभी देखिए यहाँ पे लोकोक्ति से एक चीज़ आ रही है, उत्तराखंड के एग्जाम में अभी उत्तराखंड के कुमाऊनी और गढ़वाली लोकोक्तियाँ भी पूछी जा रही हैं, शब्दकोश भी पूछे जा रहे हैं, अनेकार्थी और समाज शब्द पूछे जा रहे हैं। तो वो वीडियो भी मैंने बनाई हुई है, आप उनको देखिए। तो वहाँ से क्या होगा कि आपके जो 5 से 6 क्वेश्चन यूके ट्रिपल एस के एग्जाम में आ रहे हैं वो भी आपके वहाँ से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो प्ले लिस्ट में बनी हुई है, आप जाकर उनको देख सकते हैं एक बार। चलिए आगे बढ़ें। 18वां है, अज का अर्थ नहीं है जिसका जन्म न हो, दशरथ के पिता मोती या ब्रह्मा, विष्णु और शिव। अब अज की बात कर रहा है और कह रहा है कि अर्थ नहीं है इनमें से, ठीक है। तो कौन सा नहीं होगा? तो मोती अज का अर्थ नहीं होता, बाकी जिसका जन्म न हो वो अज ही होता है। दशरथ के पीछा अज और ब्रह्मा, विष्णु और शिव। 19वां है, उपसर्ग का प्रयोग होता है। अब देखिए मैंने पहले कहा था प्रत्यय और उपसर्ग एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो प्रत्यय होते हैं आपके, प्रत्यय क्या होते हैं? शब्द के अंत में लगते हैं। क्लियर है? आप लोगों को अंत में लगेंगे। और जो शब्द के पहले लगते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में लगते हैं, उनको क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे पूछा गया है उपसर्ग का प्रयोग कहाँ पे होता है? शब्द के आदि में, शब्द के मध्य में गलत, शब्द के अंत में प्रत्यय रखते हैं गलत है, इनमें से कोई नहीं, तो ये भी गलत है। तो शब्द के आदि में, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट हो जाएगा। देखिए शब्द के आदि या फिर पहले कहेंगे, याद रखना, ये मत सोचना सर यहाँ पहला नहीं लिखा है, आदि लिखा हुआ है। आदि का मतलब क्या होता है? पहला ही होता है। ऐसे क्वेश्चन फंसाते हैं एग्जाम में, आप लोग इनमें से कोई नहीं करके आते,
क्लियर है आप लोगों को? तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे जो प्रैक्टिस करवा रहा हूँ यही है कि एग्जाम में आपको ये गलतियाँ नहीं करनी है, ठीक है? जो गलतियाँ करनी है यहीं पे कर देनी है प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत। क्लियर है आप लोगों को? चलिए, प्रत्यय होता है, शब्दांश होता है, वाक्यांश होता है, पदांश होता है, फिर पद्यांश होता है, ठीक है? जो प्रत्यय होते हैं वो क्या होते हैं आपके? एक शब्दांश होते हैं, ठीक है? इनमें से कौन संधि का गुण है? संधि निरर्थक अक्षरों को मिलाकर सार्थक शब्द बनाती है। संधि में समास होता है। संधि दो पदों का योग होता है। इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से संधि का गुण क्या है? ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं होता है। शब्द क्या होता है? वर्णों के मेल से जो शब्द बनते हैं उनको क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। क्लियर है आप लोगों को? 22वां है, समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? विच्छेद, बदलाव, विग्रह या फिर विभक्ति। तो समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है आपका विग्रह कहा जाता है, ठीक है? विग्रह कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाक्य में जिनके विषय में कहा जाता है वह है उद्देश्य है, विधेय है, वाक्य विस्तार है या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है? तो वाक्य में जिनके विषय में कहा जाता है वह आपके क्या होते हैं? ये होते हैं उद्देश्य है, ठीक है? उद्देश्य की कहा जाता है। एक की वर्तनी शुद्ध है, यहाँ पे देखिए वर्तनी आ चुका है, वर्तनी मैंने कंप्लीट करा दिया है चैप्टर, ठीक है? एक की वर्तनी शुद्ध है, अन्यनाश, अक्षोहिणी, आव्रामिक, ठीक है, या फिर आपका अकाल। तो इसमें से बोला गया कि एक की वर्तनी शुद्ध है, बाकी तीन यहाँ पे क्या है आपकी गलत है। तो अन्यनाश आपका यहाँ पे सही है, ठीक है? अकाल नहीं होता है, अकाल होता है। क्या होता है? अकाल होता है, आ नहीं होता है, ठीक है? 25वां है, रसों व स रस से संबंधित इस कथन का उल्लेख इनमें से किस ग्रंथ से हुआ है? ऋग्वेद, अग्निपुराण, तैत्तिरीय पुराण या फिर नाट्यशास्त्र। तो रसों व स इसका शब्द जो यूज हुआ है वो किस में हुआ? ये हुआ आपका तैत्तिरीय उपनिषद में, ठीक है? 26वां है, छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं पतंजलि, पिंगल, पाणिनि या फिर मनु। तो किसको छंद शास्त्र का प्रणेता आचार्य किसको माना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, तो ये माना जाता है पिंगल को माना जाता है, ठीक है? 27वां है, भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करता है रस, अलंकार, गुण या फिर छंद। अब किसकी बात कर रहा है? भाषा में कह रहा है, भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य का जो उत्पन्न उत्पन्न करता है, सौंदर्य को उत्पन्न करता है, ठीक है? तो उसको क्या कहते हैं? आपका अलंकार कहते हैं, ठीक है? शब्द की जो क्या बनाता है ये अलंकार क्या कहलाता है? तो अलंकार क्या होता है? शोभा बढ़ाता है शब्द की, ठीक है? 28वां है, अनुशासिक का संबंध होता है नाक और मुंह दोनों से, मुंह से, नाक से या इनमें से कोई नहीं। अब किसकी बात कर रहा है? अनुशासिक का अनुशासिक की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है? तो अनुशासिक क्या होता है? नाक और मुंह दोनों संबंध होता है, ठीक है? इसका अभ्युदय में कौन सी संधि है? यण संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि या फिर अयादि संधि। अब अभ्युदय की बात कर रहा है, ठीक है? तो अभ्युदय में क्या होती है आपकी? यण संधि होती है। मुक्तिबोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अब रिसेंट में देखना है आपको, इसमें जो भी आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिले होंगे, ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिले होंगे, तो वो आपको पढ़ के जाना है, वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। और कौन से? अगर 2024 में आपका एग्जाम होता है, दिसंबर की डेट है अभी तो आपकी, तो आपको 2021 का, 2022 का, 2023 का और 2024 का, ये चारों को पढ़ के जाना है। एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, क्योंकि करंट अफेयर पुराना पूछ लेता है, 2 साल 3 साल पुराना, वो करंट अफेयर ही होता है, ठीक है? तो आपको रेडी होकर चलना है, क्योंकि कोई भी आपकी गलती नहीं करनी है, क्योंकि एग्जामिनर को ये नहीं फील होना है कि मैंने कुछ पूछ लिया, आपको सब पता होना चाहिए। क्लियर है आप लोगों को? अब कह रहा है कि मुक्तिबोध में के लिए ज्ञानेंद्र कुमार की पुरस्कार के लिए इनको सम्मानित किया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार, सरस्वती पुरस्कार, मंगला प्रसाद पारितोषिक या फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो इनको मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। क्लियर है? 31वां क्वेश्चन है, अंतर के पट खोलना मुहावरे का अर्थ क्या है? प्रशंसा करना, भेद खोलना, अपमान करना, विवेक से काम लेना। देखिए इंपॉर्टेंट है, कहते हैं कि अंतर के पट खोलना मतलब क्या होता है? विवेक से काम लेना, ठीक है? निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है उपलक्ष्य, कुशासन, प्रशंसा या फिर दीपिका। देखिए इसको देख के लग रहा होगा आपको कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? राइट है, और ये आपका सही है। बाकी कुशासन आपका गलत लिखा हुआ है, उपलक्ष्य भी गलत लिखा हुआ है और दीपिका भी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। क्लियर है आप लोगों को? चलिए, जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए वहाँ कौन कौन सा अलंकार होगा? विरोधाभास, संदेह, अर्थांतरचार या फिर विशेषोक्ति अलंकार, ठीक है? तो किसी बात कर रहा है, जब किसी सामान्य बात का विशेष वाक्य तथा विशेष वाक्य का सामान्य बात में से समर्थन किया जाए। क्लियर है आप लोगों को? तो इसमें होता है आपका अंतार्थचार अलंकार होता है, ठीक है? 34वां क्वेश्चन है, इस महाकाव्य में 16 डॉट डॉट रिक्त स्थान भरने के लिए उचित शब्द चुनिए। देखिए इस महाकाव्य में 16 क्या होते हैं? सर्ग, स्वर्ण, स्वर या फिर स्वर्ण, ठीक है?
तो क्या हो जाएगा, इसमें आपके सर्ग होंगे, क्या होंगे, सर्ग हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है। आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को, भारतेंदु को, गंगा कवि को, या फिर जयशंकर प्रसाद को। ठीक है, ये तो सिंपल क्वेश्चन दिया है बहुत ज़्यादा। तो भारतेंदु को आधुनिक हिंदी का गद्य का जन्मदाता माना जाता है। क्लियर है। चंद्रगुप्त नाटक के रचिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, भीष्म साहनी। ठीक है, तो चंद्रगुप्त नाटक के रचिता यहाँ पे कौन है आपके? तो ये है जयशंकर प्रसाद जी। रूपाम के संपादक हैं पंत, प्रसाद, निराला या फिर हरिओद। ठीक है, तो रूपाब के संपादक कौन है? भौ है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, पंत, प्रसाद, निराला या फिर हरिओद। तो ये आपके कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हैं आपके पंत जी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 38वां। इनमें से कौन सा शब्द अंग्रेजी में अपनाया गया है जिसका अर्थ भिन्न होता है? जगन्नाथ, भगवान, प्रभु या फिर ईश्वर। तो ये है आपका जगन्नाथ। ठीक है, 39वां क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी है? चर्मोकस्य। ठीक है, तो इसमें से कौन होगा? देखिए वर्तनी वाला है, और वर्तनी इस टाइप से ज़्यादा पूछे जाते हैं आजकल। तो यहाँ पे चर्मोत्कर्ष। ठीक है, तो ये आपकी सही रहेगी। तो ये कौन से में लिखी हुई है? चर्मोत्कर्ष। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है सदृश्य। अब इसको कहते हैं सदृश। क्या कहा जाता है? सदृश कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सदृश। ठीक है, 41वां है, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? देखिए 8वीं अनुसूची, हमारी 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, ओरिजिनली हमारी, यहाँ थोड़ा पॉलिटी पढ़ा देता हूँ आपको। ओरिजिनली हमारे यहाँ 8 थी। ठीक है, पहले, बाद में 4 अनुसूचियाँ ऐड हुई हैं, जिसमें 9वां जो हुआ हमारा लैंड रिफॉर्म लिटरेट था, 10वां एंटी डिफ्लेक्शन लॉ था, दल बदल कानून, 11वां हमारा पंचायती था राज, और 12वां हमारा म्यूनसिपालिटी ऐड हुआ। क्लियर है आप लोगों को। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि 8वीं अनुसूची के अंतर्गत क्या है। तो 8वीं अनुसूची में हमारी लैंग्वेज की, हमारी जो भाषा है उससे रिलेटेड बातें की हुई हैं। और अभी रिसेंट में करने की बात करूँ 2024 की, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे हमारी 22 भाषाएँ हैं। यहाँ पे क्लियर कितनी है? 22 भाषाएँ। पहले 14 भाषाएँ थी, फिर 1 ऐड हुई, फिर 3 ऐड हुई, ठीक है, फिर से 4 ऐड हुई, वो 2 संताली मंताली। ठीक है, बोडा डोंगरी संताली मंताली, तो ये ऐड हुई यहाँ पे। तो टोटल हो गई 22 भाषाएं। अब यहाँ पे कह रहा है कि इसमें से कौन सी अनुसूची 22 भाषा में नहीं है, कह रहा है। क्लियर, सिंधी, कन्नड़, देखिए सिंधी है, ठीक है, नेपाली भी है, क्लियर है आप लोगों को, कन्नड़ भी है, बट तुलु क्या है, हमारी 22वीं भाषा में शामिल नहीं है। क्लियर है आप लोगों को, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारी तुलु क्या है, जो 22 अनुसूची, 8वीं अनुसूची के अंदर 22 भाषाएं हैं, उसमें तुलु नहीं है। ठीक है, चलिए 42वां है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि संविधान को लागू होने के 15 वर्षों तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा? देखिए ये बात पहले की, जब संविधान बना तो बोला था कि 1965 तक हमारे ये चीज़ें चलेंगी। ठीक है, बट ये तो फिर चलती रही। तो ये कौन से आर्टिकल में यहाँ पे लिखा गया है? ठीक है, तो ये लिखा गया था आर्टिकल 343 में। और हमारे जो भाषाओं के बारे में बात की हुई है, ये आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक बात की हुई है। ठीक है, इसको याद रखना, जो अनुच्छेद है आपके आर्टिकल, ठीक है, इसके अंदर इसके बारे में बात की हुई है। चलिए, और हिंदी को हमारी राजभाषा का दर्जा दिया गया, राष्ट्र की भाषा नहीं है, राजभाषा है। ठीक है, 43वां है, व वर्ण है तालव्य, दंतोष्ट, ओष्ठ या फिर मूर्धन्य। ये चैप्टर वर्ण वाला मैंने काफ़ी अच्छे से कहा रखा है, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, एक बार देखना। मैंने वहाँ पे आपको PDF भी प्रोवाइड कर रखी है, जिसमें कि आपको मैप थ्रू चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वो की बात कर रहा है, वो क्या है? दंतोष्ठ। मैंने कैसे बताया था? KTM बाइक पता है आप लोगों को? KTM 2 कहते हैं ना आप लोग, KTM बाइक 2। ठीक है, कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ। ठीक है, तो इससे कह सकते हैं यहाँ पे क, ख, ग, घ, ड़ आ जाएगा। ठीक है, फिर चौ, छ, जौ, झ आ जाएगा। तो यहाँ पे वो जो होगा वो जाएगा आपका दंतोष्ठ में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, मैं आपको चीज़ें याद भी करवा रहा हूँ, क्योंकि जो रेगुलर बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनने पढ़ा हुआ है, तो उनका यहाँ पे रिवीजन भी हो रहा है। ठीक है, 44वां है, जिन ध्वनियों की गणना वह स्वर में की जाती है। ठीक है, जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में नहीं किया, मतलब न स्वर में की जाती है और न ही व्यंजन में की जाती है, उससे क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट है, आगत, उष्म, अंतस्थ या फिर अयोगवाह। तो इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है अयोगवाह कहा जाता है। ठीक है, जैसे अंग और अह। क्लियर है आप लोगों को? अयोगवाह हो जाएंगे। 45वां है, निम्न युग्मों में से एक लिंग की दृष्टि से शुद्ध है? सम्राट, सम्राटिनी नहीं, ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, और शुद्ध पूछा गया है हमको। क्लियर है आप लोगों को? गोप, गोपिनी नहीं, गलत है ये भी।
वीरांगने वीरांगना नहीं, गलत हो जाएगा। सुलोचन सुलोचना, ये आपका सही है, ऑप्शन नंबर डी। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको टिक कर लो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि जो मैं इंपॉर्टेंट वर्ड लिखना है तो आप साइड में नोट्स भी वहाँ रहिए, वहाँ पे इनको लिख भी लीजिएगा, ठीक है। तो रिवीजन करने में क्या होगा, कभी सुलोचन सुलोचना पढ़ के जाओगे तो एग्जाम में फंस भी जाएगा, क्योंकि आज 5 महीने पहले हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, 5-6 महीने बाद पेपर होगा तो चीज़ें भूल जाते हैं, अब लिखोगे नहीं, ठीक है। 46वां है, निम्न में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? स्थानवाचक, परिमाणवाचक, जातिवाचक या फिर रीतिवाचक। तो इसमें से कौन सा नहीं है? इसमें से आपका कौन सा नहीं है? यहाँ पे जातिवाचक नहीं है, ठीक है। 47वां है, निम्न वाक्यों में से क्रिया विशेषण संबंधित अशुद्धि बताइए। प्रदीप तेज लड़का है, लता बहुत मधुर गाती है, कृष्ण ने पापी कंस का वध किया, धीरे धीरे खेती हुए उसे समय अधिक लगने लगे, ठीक है। तो इसमें से कह रहा है कि क्रिया से संबंधित अशुद्धि बताइए, तो कौन सी है? देख के लग रहा था हमको, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तत्सम शब्द कौन सा है? अब तद्भव तत्सम शब्द आगत विशेषण शब्द को याद करने हैं। देखिए, सूरज हो गया, स्वर्ण हो गया, कुआं हो गया, कपूत हो गया। अब तत्सम क्या होते हैं? सेम टू सेम, मतलब संस्कृत के समान। तद्भव क्या होते हैं? जिसका हमने रूप चेंज कर दिया है, ठीक है। तो आप तत्सम की बात कर रहा है कि इसमें से कौन सा है। तो आप देखिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो स्वर्ण है, स्वर्ण क्या है आपका? तत्सम शब्द है, क्लियर है। क्योंकि इसको अभी हम सोना कहते हैं, बट स्वर्ण यहाँ पे क्या है? तत्सम शब्द है। तद्भव पूछता तो ठीक है। तो बाकी कुआं, कपूत, सूरज क्या है? ये तद्भव हो गए हैं, ठीक है। 49वां है, निम्न में से कपूर शब्द का तत्सम है। फिर तत्सम की बात कर रहा है, कपूर किसका होता है? कूप, कुपूर या फिर कर्पूर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कर्पूर क्या है आपका? कपूर का तत्सम शब्द है। अभी हम तद्भव के इसमें यूज करते हैं, चेंज हो गया, क्या हम कपूर बोलते हैं, इसको कर्पूर कहते हैं वैसे, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को? 50वां है, साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है? शिक्षा, साक्षी, सखी, इनमें से कोई नहीं। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो साक्षी जो है वो क्या है? एक तत्सम शब्द है, ठीक है। साक्षी कह रहा कि तत्सम शब्द क्या है? साखी का कह रहा है, ठीक है। तो तत्सम साक्षी है, साखी हम उसको कह लगते हैं। 51वां है, सींग शब्द का तत्सम रूप क्या है? सींग किसका हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर सी, श्रृंग, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज बता रहा हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ, फिर भी आप बहुत से बच्चों को आ गया होगा, स्किप कर सकते हैं। श्रृंगार की वर्तनी पूछतेगा, श्रृंगाल, श्रृंखला, सॉरी किसकी? श्रृंगार, सॉरी श्रृंगार, ठीक है। श्रृंगार ऐसे लिखते हैं, याद रखना। 52वां है, निसीम शब्द का पर्याय है, निसीम का, ठीक है। प्रकाश, छिद्र, पूर्णी या फिर क्षण। तो ये होता है आपका क्षण होता है। नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची शब्द क्या है? नदी, व्याघ्र, सरिता या फिर शेर। तो नाहर की बात कर रहा है, ठीक है। तो नाहर के लिए यूज करते हैं हम लोग शेर। 54वां है, निम्न में से नरक का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, आगे मत पढ़ना कि नरक का पर्यायवाची पूछा है, पीछे नहीं भी लिखा हुआ है, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। कोई बात नहीं, यहाँ टाइम लेना, क्योंकि क्वेश्चन आता है, गलत करके आओगे कुछ फायदा नहीं है। तो नरक का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा इसमें से? आत्मसंग, यमलोक, दुर्गति या फिर यमपुर। तो इसमें से कौन सा नहीं होगा? तो ये नहीं होगा, आत्मसंग नहीं होगा। बाकी नरक का यमलोक भी होता है, दुर्गति भी होता है और यमपुर भी होता है। क्लियर है आप लोगों को? 55वां क्वेश्चन है, कनिष्ठ का विलोम हो जाएगा। अब कनिष्ठ का ज्येष्ठ होगा, अनुज होगा, निष्ठ होगा, अनिष्ट होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ज्येष्ठ हो जाएगा। कनिष्ठ क्या होता है? छोटा होता है, तो बट ज्येष्ठ मतलब बड़ा, ठीक है, उल्टा हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है 56वां, कीर्ति का विलोम है सुकीर्ति, अकीर्ति, उपकीर्ति या फिर अपकीर्ति। तो कीर्ति का जो विलोम हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका अपकीर्ति हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कृपा का विलोम है? कोप, आशीर्वाद, कष्ट या फिर आशीष। अब किसका विलोम की बात कर रहा है? किसका? कृपा। कृपा का उल्टा क्या हो जाएगा? ठीक है, तो कृपा का उल्टा होता है आपका कोप हो जाएगा। 58वां क्वेश्चन है, करुण का विलोम है दयालु, निर्दय, दयावान या फिर निष्ठुर। तो करुण का विलोम यहाँ पे क्या होगा आपका? ये होगा आपका निष्ठुर हो जाएगा, ठीक है। यह बात जो जनसाधारण से चलती आ रही है के लिए एक शब्द क्या है? अश्रुति, सर्वप्रिय, लुकोक्ति या फिर किद्वंती। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में, ठीक है। यहाँ से मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये होता है किद्वंती चली आ रही है, कहते हैं ना हम किद्वंती, जो बात जो जनसाधारण से चलती आ रही है उसको किद्वंती कहते हैं, ठीक है। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य या चंद्र का पूरा बिंब ढक जाए के लिए एक शब्द क्या होता है? खग्रास, चंद्र ग्रहण, पूर्णिमा या फिर अमावस्या। अब क्या हो रहा है यहाँ पे? कह रहा है कि सूर्य या चंद्र का पूरा बिंब ढक जाए, ठीक है। तो उसके लिए यूज करते हैं आप खग्रास कहते हैं। क्या कहते हैं आप लोग? खग्रास कहते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये एग्जाम में दिखने को मिल सकता है आगे, इसलिए मैंने ये करवा दिया आपको। क्लियर है आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
जीवन के लिए एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य के लिए प्रयुक्त शब्द का चयन कीजिए। जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य, क्लियर है, के लिए एक शब्द का कह रहा है कि चयन करना है यहाँ पे प्रयुक्त शब्द का, ठीक है। जीवनी, संस्मरण, खंड काव्य या फिर महाकाव्य, ठीक है। अब देखिए बात क्या कर रहा है, जीवन के अंश को लेकर कह रहा है, तो सिंपली है कि इसको देखते आपको लग रहा होगा, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका खंड काव्य, क्या हो जाएगा आपका खंड काव्य हो जाएगा। 62वां है, जो भवन गिर गया हो, वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा, कारावास नहीं, खेत नहीं, बंजन नहीं, खंडहर। हम कहते हैं ना खंडहर भय, मतलब वो भवन जो गिर गया है उसके लिए कहते हैं हम खंडहर कहते हैं, ठीक है। चलिए, निरंतर होना के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या है, उत्तर नहीं देना, मौन रहना, जवान बंद होना, उत्तर नहीं सूझना, ठीक है। तो किसके लिए यूज करते हैं, इसके लिए यूज करते हैं हम लोग जवान बंद होना के कहते हैं निरुत्तर होना, ठीक है। नाक रगड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है, खुजली करना नहीं, नाक में फुंसी होने पर रगड़ना नहीं, माफ़ी मांगना, अर्थ ज्ञात नहीं। देखिए जब कहते हैं ना नाक नाक रगड़ो कुछ भी करो माफ़ी नहीं मिलेगी, आप नाक भी रगड़ो, आपने सुना होगा कि ये काफ़ी ज़्यादा बार आपने मुहावरा सुना होगा, कहते हैं कि तू कुछ भी कर, तू नाक भी रगड़ ले पर मैं आपको माफ़ नहीं करूँगा। तो मतलब माफ़ी मांगने के लिए यहाँ पे मुँह जो नाक रगड़ना है, माफ़ी मांगना, इसका क्या होता है अर्थ हो जाता है, ठीक है। 65वां है, अर्ध सरकारी पत्र के प्रारूप में प्रेषक का नाम एवं पदनाम होता है। अब देखिए अर्ध सरकारी पत्र की बात कर रहा है, अब देखिए सरकारी पत्र है, अर्ध सरकारी पत्र है, ठीक है, व्यावसायिक पत्र है, ये मैं धीरे धीरे करवाऊंगा अभी क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में। तो देखिए जब ये पेपर होता है आपका, ठीक है, इस टाइप से पेपर होता है, तो यहाँ पे हम लेटर वगैरह लिखते हैं, तो यहाँ डेट वगैरह आती है, यहाँ पे पता वगैरह आता है, यहाँ पे विषय वगैरह आता है, ठीक है, यहाँ पे सेवा वगैरह जो हम लिखते हैं। तो कह रहा है कि अर्ध सरकारी पत्र में प्रारूप के प्रेषक का नाम और पता, जो प्रेषक का नाम कह रहा है उसका पदनाम कहाँ पे लिखा जाएगा कह रहा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांसेस हैं इसके। तो देखिए बाईं ओर शीर्ष पर लिखते हैं, कहाँ पे लिखते हैं, जो आपका देखिए ये आपका राइट हो जाए, ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, ठीक है। तो बाईं ओर शीर्ष पर, तो बायां कहाँ हुआ, लेफ्ट हुआ आपका, तो यहाँ पे लिखते हैं, क्लियर है आप लोगों का, ये पेपर होगा तो याद रख लो इसको, यहाँ पे लिखेंगे, क्लियर, ठीक है। चलो 66वां है, निम्न में से कौन सा विसर्ग संधि है, निरंतर, दिग्गज, जगदीश या फिर महिष। इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका निरंतर हो जाएगा, ठीक है। 67वां क्वेश्चन है, मनोरथ का संधि विच्छेद होगा, मनोरथ, ठीक है, मनो प्लस रथ हो जाएगा, ठीक है आप लोगों का। तो देखिए मन प्लस रथ, ठीक है, मन है ये, ठीक है, मन। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या है आपका, ये आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 68वां क्वेश्चन है, धनुबाण में किस तरह का समास है, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास या फिर द्वंद्व समास। तो धनुबाण में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। दोनों पद क्या होते हैं, दोनों समाज में अप्रधान होते हैं, क्या होते हैं, दोनों पद यहाँ पे अप्रधान होते हैं, ठीक है। तो द्वंद्व समास में क्या होता है, यहाँ पे दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। जैसे कहने का मतलब है धनुष भी यहाँ पे, धनु भी क्या है यहाँ पे प्रधान है और बाण भी है, तो दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास के अंतर्गत, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 69वां क्वेश्चन, जलवायु निम्न में से किस समास का उदाहरण है, द्वंद्व समास का, तत्पुरुष समास का, बहुब्रीहि समास का या फिर द्विगु समास का, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये भी आपका क्या है, जलवायु भी द्वंद्व समास का यहाँ पे क्या है, उदाहरण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एक वाक्य अशुद्ध है, उसका कहना था कि आप उसे जानते हैं, राम गाते गाते सरोवर तक गया, वह प्राय मेरे यहाँ आता था, आम सभा में प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। तो इसमें से 3 शब्द सही हैं, एक आपका क्या है यहाँ पे गलत है। तो देखिए उसका कहना था कि आप उसे जानते हैं, ये आपका सही है, राम गाते गाते सरोवर तक गया, ये भी सही है, वह प्राय मेरे यहाँ आता था, ये भी सही है, आम सभा में प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थित थे, तो ये आपका क्या है यहाँ पे अशुद्ध है, ठीक है। 71वां है, दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है, मैं उसकी बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हूँ। देखिए जो शब्द ये दिया हुआ है, जो इसमें देखना है कहाँ पे गलती है, तो मैं उसकी बुद्धिमानता से बहुत प्रभावित हूँ, तो इसमें से आपको एक त्रुटि ढूंढनी है, ठीक है। देखो पढ़ने में आपको सही लग रहा है पर हिंदी इसी चीज़ है जहाँ पे छोटी छोटी अशुद्धियाँ होती हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए तो बुद्धिमत्ता होता है मानता, ठीक है, तो यहाँ पे बुद्धिमत्ता क्या है आपका, ये गलत है, तो आपका सी हो जाएगा, ठीक है। दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है, इस ग्रंथ की ऐतिहासिकता अत्यंत संदिग्ध है। देखिए अब एक चीज लग के आपको लग रहा होगा ऐतिहासिकता गलती है, अत्यंत में गलती है। देखिए इसमें आपकी यहाँ पे देख सकते हैं एक चीज क्लियर लग रही है, तो ऐतिहासिकता, तो ये की ऐतिहासिकता आपकी यहाँ पे गलत है, ठीक है। शुद्ध शब्द कौन सा है, चिन्ह, कृपा, दवाइयाँ या फिर निर्भर। तो यहाँ पे शुद्ध शब्द एक शुद्ध है, बाकी 3 क्या है, शुद्ध हैं आपके यहाँ पे,
ठीक है। तो देखिए चिन्ह गलत है, चिन्ह होता है, ठीक है। कृपया ये भी गलत है आपका, दवाइयाँ ये भी गलत है, निर्भर क्या है आपका यहाँ पे, शुद्ध है, कौन सा, निर्भर शुद्ध है, ठीक है। शुद्ध स्वरूप यहाँ पे शुद्ध शब्द रूप देखिए, दुर्निवार, दुर्निवार, दुर्निवार या फिर दुर्निवार, इसमें से आपका कौन सा सही है, देखिए तो दुर्निवार, ऑप्शन नंबर डी ये भी आपका यहाँ पे सही है। निम्न में से एक वर्तनी अशुद्ध है, उसे चयनित कीजिए। कुछ नहीं करना है, अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन को आप देखते क्लिक करें, क्योंकि मैंने ये इतनी बार समझाया है और ये सेम टू सेम एग्जाम में मैंने समझाए थे। क्लियर है, फिर से करवा रहा हूँ। देखिए जो बच्चे हैं वो टिक करके आगे चलते चाहिए, बाकी को यहाँ पे रुकना पड़ेगा। देखिए मैं फिर समझा रहा हूँ, मैंने अभी आपसे क्या कहा था थोड़ी देर पहले जब वीडियो बीच में पढ़ा रहा था, ठीक है। मैंने कहा था जो श्रृंगार है ये गलत होता है ऐसे, श्रृंगार को मैंने अभी बताया था, श्रृंगार को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो डबल होता है ये नहीं होता नीचे वाला, क्लियर है। अब कवित्री भी पूछता है बहुत बार, कवित्री यहाँ पे सही लिखा हुआ है, कवित्री, ठीक है, ऐसे लिखते हैं, याद रखना इसको। उज्जवल की बात करता हूँ, ऊ आधा जो, ठीक है, उज्जवल, दो जो आते हैं आधे, ये भी याद रखना, क्लियर है आप लोगों को ये बारे में। और साथ में एक और बताया था मैंने, निरोग, निरोग आपका ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चे निरोग को ऐसे लिखते हैं जो कि आपका गलत होता है ये वाला, ठीक है, ये आपका गलत होता है। क्लियर है आप लोगों को। चलिए देखिए अगला है, अब तो इसका आंसर हो जाएगा वर्तनी का, क्या पता शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पूछा गया था, ठीक है। सॉरी यहाँ पे पूछा गया था अशुद्ध शब्द, तो अशुद्ध आपका बी हो गया। 76वां सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर ही पूछा गया शुद्ध वर्तनी। तो देखिए डबल वाला गलत, डबल वाला गलत, डबल गलत। देखिए क्वेश्चन आपका कैसे बन रहा है, अगर आप छोटी छोटी गलतियाँ पकड़नी है तो शुद्ध आपका श्रृंगार, ये मैंने अभी यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर है आप लोगों को। देखिए यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट वर्तनी के क्लियर हो गए होंगे, और बाकी ऐसे मैंने वीडियोज़ में क्लियर करवा रखे हैं, तो आप उन वीडियोज़ को देखिए, ठीक है, वहाँ से भी आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है। निम्न पंक्ति में से सही अलंकार का चयन कीजिए। पानी बीच मीन पियासी, मोही सुनी सुनी आवत हांसी। तो इसमें बोलना है विभावना अलंकार है, अतिशयोक्ति है, विशेषोक्ति है या फिर उपमा अलंकार है। तो इसमें जो अलंकार है आपका वो है आपका विशेषोक्ति अलंकार है, ठीक है। नीर भरे नित प्रति रहे, तऊ न प्यास बुझाए, पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ठीक है। इसमें जो अलंकार है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सॉरी विशेषोक्ति अलंकार हो जाएगा यहाँ पर भी। अगला क्वेश्चन है 79, फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी दोनों ने एक बार पूछा गया है, ठीक है। तो शस्त्र, अस्त्र, भाला या फिर गुलेल। अब बहुत से बच्चे कहेंगे फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार भाला होता है। देखिए भाला फेंकते नो डाउट, और गुलेल, गुलेल में क्या होता है, आप लोग रबड़ के थ्रू उसको, जो आपका पत्थर होता है उसको फेंकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे हिंदी के अंदर याद रखना, फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार को अगर पूछेगा क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अस्त्र कहते हैं, हाथों से चल रहा है, ठीक है, अस्त्र, ऐसे याद रखो। चलिए आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद है। आशीर्वाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो आपको आता होगा, ठीक है, आशीर्वाद हो जाएगा, और 80 का बी हो जाएगा, ठीक है। 81वां क्वेश्चन है, हिंदी की आदि जननी किसको माना जाता है। पाली को, प्राकृत भाषा को, संस्कृत भाषा को या फिर अपभ्रंश को। तो हिंदी की आदि जननी किस भाषा को बोला जाता है, ये बोला जाता है आपका संस्कृत को माना जाता है, ठीक है। एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यामा किसकी रचना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको याद रखना, डायरेक्टली याद रख लो, महादेवी वर्मा जी की है यामा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अब आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अपना स्कोर आपको बताना है लास्ट में। ज्ञान की किसी विशेष विधा में प्रयोग किए जाने वाले शब्द को क्या कहते हैं। अनेकांशी शब्द, पारिभाषिक शब्दावली, मुहावरा, पर्यायवाची शब्द। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आपका पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं। पल्लवन लेखन के लिए लेखक का होना आवश्यक है, बिना कल्पना के वह पंख विहीन पक्षी के समान है। तो इसमें देखिए, इसको आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि इसमें से कौन सा है। देखिए तो कल्पनाशील क्या हो जाएगा, कल्पनाशील। भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग कितने वर्षों तक करने का सुझाव दिया गया था। अभी आपने अगर इस वीडियोस को आप सही से देख रहे हैं, ठीक, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने जब वहाँ पे समझाया था आप लोगों को, तो वहाँ पे कितना बोला गया था, मैंने 15 वर्ष के लिए कहा गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि चीज़ों को ध्यान से सुनो, क्योंकि यहीं से ऐसे क्वेश्चन होते हैं बहुत सारे, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ चीज़ें, वहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन जा रहे हैं, ठीक है। आपने खुद देख लिया है, जो मैं पहले बता रहा हूँ बाद में उससे क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा ध्यान से पढ़ना इसको। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को शासकीय भाषा घोषित किया गया है। ये भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले करवाया था, अगर आपको पता है। देखिए ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना, मैंने कहा था कि 343 से लेकर 351 तक हिंदी भाषा के बारे में बात की हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 51 गलत, क्योंकि 51 में क्या आते हैं आपके फंडामेंटल ड्यूटी जाती है, जो कितनी हमारी 11वीं ड्यूटी है, 11 ड्यूटीज है, ठीक है।
और 370 के अंतर्गत जम्मू एंड कश्मीर के लिए स्टेटस था, जो कि 5 अगस्त 2019 को इसको हटा दिया गया था। आपको ये भी क्लियर होगा, ठीक है। आर्टिकल 315 किस रिलेटेड करता है? ये हमारी जो IAS IPS जो होती है प्रशासनिक सेवा, उसके बारे में बात करता है, ठीक है। तो 343 मैंने अभी जो बात की थी, ये हमारी भाषा के रिलेटेड बात करता है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों को? चीज़ों को ऐसे पढ़ना है कि भूलें नहीं कभी भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 87वें क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है? देखिए मैंने कहा था घोष, सघोष, ठीक है, ये क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें जैसे पहला यहाँ पे एक क्लियर करवाऊंगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं टेबल बनाऊंगा, उससे आपको क्लियर करूंगा, ठीक है। पहले आपका एक अघोष होता है, ठीक है, अघोष होते हैं। फिर आपके सघोष होते हैं। देखिए अघोष 2 होते हैं, अघोष अघोष आएंगे, फिर आपके सघोष आएंगे। क्लियर है? मतलब पहला दूसरा आपके क्या होते हैं? अघोष होते हैं। 3 4 5 आपके सघोष होते हैं। बट इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, जो पहला होता है अघोष अल्प प्राण होता है, ठीक है। 2 और 4 आपके क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। बाकी ये भी आपका क्या हो जाएगा? तीसरा अल्प होता है, 5वां भी आपका अल्प होता है। ये आपके वर्णमाला मैंने टेबल बढ़ाई थी, वहाँ पे देखा होगा, ठीक है। जैसे आपका देखिए यहाँ पे क, ख, ग, घ और ढ आएगा। क्लियर है? तो इसमें से अघोष अल्प प्राण कौन सा है? आपका क है। अघोष महाप्राण कौन सा है? ख है आपका। गौ क्या हो जाएगा आपका? सघोष अल्प प्राण हो जाएगा। फिर 2 और 4, देखिए 2 है और 4 है महाप्राण होते हैं, बाकी क्या होते हैं? अल्प प्राण। 3 आपके अल्प प्राण होते हैं, ठीक है। और लास्ट जो हमारे ण, अणो, ण, न होते हैं, ये क्या होते हैं? आपके सघोष अल्प प्राण नासिक के होते हैं, ठीक है। ये 5 होते हैं। ये भी ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे हमको क्या पूछा गया है? घोष वर्ण कौन सा है पूछा गया है, ठीक है। घोष वर्ण यहाँ पे पूछा गया है। तो कौन सा जाएगा? जौ हो जाएगा, क हो जाएगा, चौ हो जाएगा, या फिर ट हो जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जो जौ है आपका, तो जौ कहाँ पे आएगा आपका? जब हम सेकंड में पढ़ते हैं चौ, छ, जौ, तीसरा तीसरा, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा घोष हो जाएगा। तो ए हो जाएगा हमारा राइट। क्लियर है आप लोगों को? जौ क्या है आपका? सकुश है, ठीक है, घोष है। चलिए आगे चलिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, हिंदी भाषा की कुल कितनी वर्ण लिपियाँ हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। ये है आपकी 52 है। कितनी है? 52 है, ठीक है। इसमें कितने होते हैं? 33, कह सकते हैं कि 11 स्वर होते हैं, ठीक है। 2 आपके अव्ययभाव होते हैं, 33 आपके व्यंजन होते हैं, और 4 संयुक्त अक्षर होते हैं, 2 आपके उच्चित होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए मिलान वाला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दिए हुए हैं, ठीक है। हमको इनको क्या करना है? इनका मिलान करना है यहाँ पे। देखिए अगर पहले की हम अगर बात करते हैं, तो पहला दिया हुआ है साहब, तो साहब का क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे मैम हो जाएगा, तो ये आपका 4th हो जाएगा। पिता का क्या हो जाएगा? आपका माता हो जाएगा, तो ये आपका 3rd हो जाएगा। हाथी का हथनी हो जाएगा, ये आपका 2nd हो जाएगा। और सांप का सांपिन हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा। तो 4 3 2 1। तो 4 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर है राइट हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों को? 90वां क्वेश्चन है, रात को अचानक वर्षा होने लगी में क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? ठीक है, रात को अचानक वर्षा होने लगी, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक, स्थानवाचक, या फिर कालवाचक, ठीक है। तो इसमें है आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है। 91वां है, अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? 2 5 4 या फिर 6? तो ये होते हैं आपके 4 भेद होते हैं। सूरज का तत्सम शब्द क्या है? देखिए अभी मैंने करवाया था, अभी अगर ध्यान से वीडियो देखी होगी, तो सूर्य, सूर्य क्या है? सूर्य का तत्सम शब्द है, ठीक है। निम्न में से एक शब्द तत्सम है, सपूत, सरीसर्प, साकल, या फिर सांझ? इसमें से आपका जो सरीसर्प है, ये क्या है? आपका तत्सम शब्द है। 94वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है कह रहा है, ठीक है। दधि, उष्ट, चक्षु, या फिर श्रृंगार? तो इसमें से जो श्रृंगार है वो क्या है? तत्सम शब्द नहीं है। स्वर्ण शब्द है, तत्सम, तद्भव, देशत, विदेशत, ठीक है। ये भी स्वर्ण भी अभी मैंने करवाया था आप लोगों को। ये क्या है? एक तत्सम शब्द है, ठीक है। और तद्भव उनके हमको क्या कहते हैं? उसको सोना कहते हैं, ठीक है। 96 है, निम्न शब्दों में से नियति का पर्यायवाची नहीं है, नहीं है कह रहा है, ठीक है। प्रारब्ध, भावी, शाश्वत, या फिर देव्य? तो इसमें से जो शाश्वत है, ये क्या है? नियति का पर्यायवाची नहीं है। नदी का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? मरुत, सलील, सरिता, या फिर उदक? तो नदी का पर्यायवाची की बात कर रहा है, तो आपका सरिता क्या है? नदी का पर्यायवाची है। निम्न शब्दों में से एक का अर्थ नौका है, अक्षी का, तरुण का, तरणी का, या फिर तरण का? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका लेवल होता है क्वेश्चन का एक, ठीक है। तो आपका देख सकते हैं यहाँ पे जो तरणी है, ठीक है, नौका, इसको याद रख लो। नौका क्या करती है? तैरती है ना, तरणी से याद रख लो, ठीक है, ऐसे याद रखना। 99 है, कृतज्ञ का विलोम है,
अकृतज्ञ, संवेदनशील, ही संवेदनहीन, कृतज्ञ या फिर जड़। तो कृतज्ञ का जो विलोम होगा उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा आपका कृतज्ञन हो जाएगा। ठीक है। और 100वां क्वेश्चन है हमारा, कपटी का विलोम क्या होगा? धूर्त, निष्कपटी, विद्वान या फिर चालाक। जो कपटी होते हैं नेगेटिव में यूज होता है कपटी, ठीक है, जिसका पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, विलोम क्या बनेगा इसका? पॉजिटिव सेंस में बनेगा। ठीक है, तो निष्कपटी क्या हो जाएगा, इसका विलोम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये 100 क्वेश्चन थे आपके, और अब यहाँ से स्टार्ट होंगे हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन 50। तो हमारा यहाँ पे पूरा सेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हिंदी के अंदर कितने नंबर आए तो आप टोटल बताएंगे मुझे, आपके 150 में से कितने बन रहे हैं, और आप वैसे बता सकते हैं कमेंट में। ठीक है, कि हिंदी में आप 100 आउट ऑफ कितने बन रहे हैं। ठीक है, तो पेपर सर है, मैं कट ऑफ लेके चलता हूँ। हिंदी में आपकी 85 लेके चल रहा है, 85 प्लस, मतलब 85 से 90 के बीच में जिसका नंबर है वो आपका अच्छा स्कोर रहेगा। ठीक है, हिंदी का जो मैंने बताया। चलिए अब यहाँ पे हम करेंगे रीजनिंग स्टार्ट। तो देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 17वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? इसके लिए फिर से मैंने कहा था टेबल है, अल्फ़ाबेट है, याद करने पड़ेंगे। अब जब हम ABCD से लेके A से Z तक चलते हैं, ठीक है, तो A का 1 होता है और Z का हमारा 26 रहता है। तो ये हमारा क्या रहेगा, राइट रहेगा, ये हमारा लेफ्ट रहेगा। क्लियर है। अब देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं, आपके मतलब बाएं मतलब लेफ्ट है, से 17वें अक्षर, पहले आप 17वें अक्षर तक जाएंगे। ठीक है, तो 17वें अक्षर पे जाएंगे, तो 17वें अक्षर पे आपका क्या आता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है अभी पहले। ठीक है, तो 17वां अक्षर आपका कौन सा आएगा, इसको एक बार क्लियर करेंगे। ठीक है, ये तभी आएंगे जब आपको चीज़ें क्लियर होंगी। 17वां क्या होता है आपका, क्यू होता है। क्या होता है, क्यू होता है। क्लियर है आप लोगों को, क्यू हो गया। अब क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन पढ़िए, अक्षर के बाएं 7वां। अब जो क्यू था इसके बाएं, मतलब यहाँ को इसका बाएं यहाँ रहेगा, इसका 7वां अक्षर बाएं, वहाँ क्या कह रहा है, अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? अब यहाँ से जब हम आगे चलेंगे तो 7वां अक्षर आपका कौन सा आएगा, 10वां आएगा। कौन सा आएगा आपका, 10वां आएगा। ठीक है, तो 10वां आपका कौन सा रहेगा, तो आप खुद देखेंगे। तो यहाँ पे जब इधर को चलेंगे तो यहाँ पे ABCDEFGHI और J। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कौन सा आएगा, J आएगा। तो J आपका ऑप्शन नंबर D यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों को, क्लियर होगा। पहले क्या कहा था, इसने क्वेश्चन कहा था कि अंग्रेजी वर्णमाला आपके बाएं से 17वां। यहाँ से अब जब 17वां चलेंगे तो 17वां हमारा क्यू होता है, अल्फ़ाबेटली याद होगी। तो बोला कि क्यू के बाएं, अब अगर दाएं बोलता तो हम यहाँ चलते, इसके बाएं बोला तो क्यू के बाएं बोला कि 7वां अक्षर। तो क्यू से हम जब चलेंगे तो क्यू से क्या आता है, P आएगा, फिर O आता है आपका, N आता है, M आता है, ठीक है, L आता है, K आता है, और K के बाद आपका J आता है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7वां क्या है आपका, J है। तो J आपका राइट, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही गिन के भी कर सकते हैं, क्लियर हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों को, क्वेश्चन क्लियर होगा। ठीक है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं था, बस आपका थोड़ा बहुत सोचना था। यहाँ पे राइट लेफ्ट का ज्ञान होना बहुत जरूरी था इसमें। ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। 102वां क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड को, अब क्या कह रहा है, एक निश्चित कोड दिया हुआ है, हैंड को ये क्या लिख रहा है, SZMW लिख रहा है, के रूप में लिखा जाता है। तो बताइए कि उसी कोड भाषा में मिल्क को किस रूप में लिखा जाएगा। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, क्या लिखा हुआ है, HAND लिखा हुआ है। हैंड को क्या लिख रहा है, S लिख रहा है, Z लिख रहा है, M लिख रहा है और W लिख रहा है। ठीक है, अब ये कैसे लिख रहा है, एक चीज़ आपको लग रहा होगा, जब मैंने, अब आपको याद होगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बार बार लिखूंगा तो मुझे चीज़ें दोबारा लिखनी पड़ेंगी। तो देखिए ABCDEFGHIJKLM, क्लियर है। फिर यहाँ N आता है, इसके विपरीत NOPQRSTUVWXYZ। इसके नीचे ये है, इसके नीचे ये है, इसके नीचे ये है, C के नीचे X है, D के नीचे W है, ठीक है, E के नीचे V है, इसे याद रखना। अब क्वेश्चन क्या था, हैंड बोल रहा है, तो H का उल्टा क्या है, S है, तो H का उल्टा आपको S दिख रहा होगा, देखिए खुद देखिए आप लोग। ठीक है, E का उल्टा Z होता है, ये भी आपको यहाँ पे लिख रहा है। N का उल्टा M होता है, ये भी देख लीजिए यहाँ पे, और D का उल्टा W होता है, तो यहाँ पे ये भी देख लीजिएगा। तो मतलब ये है कि आपका जो कॉन्सेप्ट हमको यहाँ पे मिल रहा है, हमको सेकंड में वही अप्लाई करना है। अब जैसे हमको इसका उल्टा मिला तो मिल्क में भी हमको सेम अप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए, तो M का उल्टा क्या होता है, N होता है। I का उल्टा क्या होता है, खुद देखिए, R होता है, इंडियन रेलवे याद कर लो ऐसे। ठीक है, L का उल्टा क्या होता है, फिर देखिए L का क्या होता है, O होता है, और K का उल्टा क्या होता है आपका, P होता है। तो आंसर देखिए NROP, तो NROP यहाँ पे देखिए, ऑप्शन नंबर C देखिए। ठीक है, ये देखिए, तो ऑप्शन नंबर C आपका राइट हो गया है, आपको यहाँ पे राइट मिल जाएगा N। ठीक है, तो NROP, तो NROP क्लियर है आप लोगों को।
बस यही है, ये मैंने चैप्टर करवा भी दिए हैं, तो आपको आसान होंगे, आप वहाँ पे जाके इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। क्लियर है, ऐसे करने होते हैं। ठीक है, आपको समझा भी दिया कि इससे कैसे बन रहा है, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया और आपका आंसर भी यहाँ पे निकल गया है। ठीक है, चलिए 103वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि जिस प्रकार मनुष्य का संबंध बच्चों से है, उसी प्रकार फूल का संबंध किससे होगा। मनुष्य क्या है, पहले बच्चे होते हैं, मनुष्य होते हैं, उस प्रकार फूल का संबंध किससे हो जाएगा, बीज, तितली, फल या फिर कली। तो इसका संबंध देखिए बहुत क्लियर था, कली से क्या हो जाएगा, इसका संबंध हो जाएगा। ठीक है, अगला है 9 से देखिए 27 जा रहे हैं, फिर 31 आ रहा है, 155 आ रहा है, 161 आ रहा है, 1127 आ रहा है। तो अगला शब्द क्या बनेगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा टाइम लेता है। ठीक है, देखिए अब आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, इसमें थोड़ा आपको चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। ठीक है, लाइक देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, 27 दिया हुआ है, 31 दिया हुआ है। देखिए अगर मैं 9 इंटू 3 करता हूँ कितना आता है आपका, 27 आ रहा है। क्लियर है, ठीक है। अब देखिए 27 है, फिर 31 बन रहा है, तो क्या करेंगे, जो 27 था आपका उसमें +4 करेंगे। क्या करेंगे, +4 करेंगे, तो आपका यहाँ पे बनेगा 31 बनेगा। ठीक है, देखिए अलग अलग लॉजिक बन सकता है, मुझे जो लग रहा है मैं उस लॉजिक के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो आप लोगों को इसमें कुछ और लॉजिक से भी क्वेश्चन बनता है तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 24 प्लस 7 किया हमने, 27 + 4 31 आ गया। अब 31 के बाद 155 बन रहा है। तो देखिए अगर मुझे एक चीज़ लग रहा है, मैं 31 इंटू 5 करता हूँ तो कितना आ रहा है, 155 आ रहा है। क्लियर है, 155 बन रहा है। अब देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बन रहा है, इंटू गुणा 3 + 4 गुणा 5। अब यहाँ पे 6 प्लस होगा। अब जो 155 दिया हुआ है इसमें अगर मैं 155 + 6 करता हूँ तो 161 आ रहा है, जो कि हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसके बाद देखिए 6 आ गया, अब 161 था, अब अगला यहाँ पे 7 आएगा। अब क्या करेंगे, इंटू 7 करेंगे। क्लियर है, पहले में इंटू 3 फिर प्लस फिर गुणा फिर प्लस फिर गुणा। अब 161 गुणा 7 करेंगे तो ये कितना बनेगा आपका, ये बनेगा 1127 बनेगा। ठीक है, ये भी हमारा यहाँ तक सही आ चुका है। अब देखिए 27 दिया हुआ, अब क्या करेंगे हम, +8 करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, +8 करेंगे। तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या करेंगे आप, 1127 में 8 अगर ऐड करता हूँ तो ये कितना मिल रहा है हमको, 8 और 7 हमारा कितना हो जाता है, 15 हो जाता है। ठीक है, तो 5 हो जाएगा, एक कैरी बच जाएगा, और यहाँ पे 2 था, एक कैरी था, 3 हो जाएगा, और 1135। तो 1135 ऑप्शन नंबर, देखिए ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट बन रहा है। क्लियर है, क्या किया हमने, क्लियर होगा ना आप लोग क्या किया मैंने। देखिए मैं यहाँ पे फिर से एक बार कर रहा हूँ, इसको ध्यान देना। क्या था क्वेश्चन, क्या था हमारा, देखिए 9 इंटू 3 था, 27 बन रहा था। उसके बाद अगला हमारा यहाँ पे 31 बन रहा था, तो 31 बन रहा था तो हमने क्या किया, 27 में +4 कर दिया। ठीक है, अब यहाँ 31 था, तो अगला हमारा यहाँ पे क्या बन रहा था, अगला हमारा 155 बन रहा था। तो क्या करेंगे, 31 गुणा 5 करेंगे तो 155 बनेगा। अब देखिए यहाँ पे इंटू 3 + 7 इंटू 5, अब यहाँ पे +6 करूँगा मैं। क्लियर है, तो 155 में हमने +6 किया तो 161 मिल गया, तो 161 भी हमको यहाँ पे क्वेश्चन में मिल रहा था। ठीक है, अब 161 हो गया। अब अगला क्या होगा, यहाँ पे इंटू 7 करेंगे। ठीक है, तो 161 इंटू 7 करूँगा तो ये कितना मिल रहा है हमको, 1127 मिल रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई करके खुद देख लीजिए, 7 × 7 और 16 × 7 112। ठीक है, अब देखिए +8 करेंगे तो 1127 में +8 करूँगा तो 1135 मिलेगा, और वही हमारा ऑप्शन में था। आपको क्लियर हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1135 हमारा राइट हो गया। क्लियर है आप लोगों को, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अपने अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है 105वां, निम्न में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है। अब देखिए लीप वर्ष नहीं, डायरेक्टली देख लीजिए, लीप वर्ष कौन सा होता है, जिसमें आपका 4 का भाग जाता है पूरी बार। ठीक है, 1900, 2000, 1600 या फिर 2400। देखिए यहाँ पे आपका 1900 है, इसमें नहीं जाएगा 4 का भाग, इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, लीप वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे अब मैं यहाँ पे साइड में करूँगा। ठीक है, तो आप लोगों को चीज़ें समझ में चलिए क्लियरिटी आ जाएंगी। 106वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी घड़ी में 9:15 हुए, कितने बजे हैं, 9:15 हुए। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना यहाँ पे। ठीक है, इसमें एक फॉर्मूला लगेगा, मैंने इससे पहले बताया था आपको। इस स्थिति में घंटे और मिनट की सुई के बीच में कोण का माप क्या होगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, आपको एक फार्मूला लगाना है एंगल फाइंड करने के लिए। ठीक है, वो फार्मूला क्या रहता है आपका, ये फार्मूला इसको नोट कर लीजिएगा, 30H - 11m/2। अब देखिए यहाँ पे जो H है ये क्या है, ये आवर है, कितने घंटे दिए हैं, 9 बजा है ना। तो देखिए 30 × 9 करेंगे माइनस
आगे क्या दिया हुआ 15 मिनट दिए हैं, ठीक है। तो m मतलब मिनट यहाँ पे, तो 11 इंटू क्या आएगा 15 डिवाइड बाई 2 आएगा। क्लियर है आप लोगों को। देखिए अब क्या कैसे कैसे करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 30 और 9 का, तो 9 और इंटू 30 करेंगे तो 270 आ जाएगा। कितना आएगा 270 आ जाएगा। क्लियर है। अगला देखिए, अब 15 से हम 11 गुना करेंगे तो कितना आएगा -165/2 आ जाएगा, ठीक है। अब 2 से अगर हम 165 को यहाँ पे कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 270 माइनस, देखिए 2 से कट करेंगे तो 8 आ जाएगा, और यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा हमारा, ठीक है। तो नहीं सॉरी, देखिए अब जैसे हम इसको कट करेंगे तो 2 से अगर 16 कट करेंगे कितना आएगा 84, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा आपका, ठीक है। फिर यहाँ 5 है तो 2 से करेंगे 2 बार जाएगा, और पॉइंट है 10 हो जाएगा 5, तो 82.5, तो 270 में से 82.7 को यहाँ माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका आंसर, तो ये आ जाएगा। देखिए अगर 10 में से, ठीक है, तो हमारा 82.5 आ गया। अगर इसको हम माइनस करते हैं, ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, अगर इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 187.5 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, और आंसर नंबर ए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला कह रहा है 107वां क्वेश्चन कह रहा है, एक कक्षा में सोहन का स्थान ऊपर से 7वां है। देखिए ये इंपॉर्टेंट, ये भी आपका सीटिंग वाला है, ठीक है। इसमें ध्यान देना क्या कह रहा है, यहाँ पे ऊपर से स्थान है, देखिए ये आपका यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। यहाँ से सोहन का स्थान क्या कह रहा है, 7th है सोहन का स्थान, ठीक है। ऊपर से 7वां स्थान और नीचे से 26वां स्थान है। अब नीचे से हम ऊपर को जाएंगे तो यहाँ से यहाँ पे सोहन का स्थान क्या है 26 है। क्लियर है आप लोगों को। मतलब इसके ऊपर आपके 6 लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, और आपका 6, ऊपर 6 लोग हैं, 7 पे सोहन है ऊपर से यहाँ से, और नीचे से 26वें पोजीशन पे है। क्लियर है। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, देखिए कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, ये आप सिंपली इसको कैसे कैसे करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ देखिए, जब आपने यहाँ पे देखा होगा कि यहाँ पे अगर 6 लोग बैठे हैं और नीचे से इसका स्थान 26वां है, तो 26 नीचे से लोग हुए और 6 ऊपर से हुए, सोहन के मिला के कह रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा। तो देखिए हमारे कौन से ऑप्शन में है, 32 ऑप्शन नंबर बी में है, तो आपका 32 ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। अगला क्या कह रहा है खुद देखिए, अब यहाँ पे 6 आदमी एक वृत्ताकार घेरे में केंद्र की तरह मुकर के बैठे हैं। देखिए ये यहाँ पे पैटर्न सेम है, जब बताया था मैंने, ये क्वेश्चन जो बन रहे हैं, ठीक है, एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसे बनेंगे सेम टू सेम, ठीक है। हर चैप्टर के एक एक दो क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। देखिए अब यहाँ पे सर्कल वाले में याद रखना, कह रहा है कि 6 लोग बैठे हैं, ठीक है। ये आपका सर्कल है, इसमें 6 लोग बैठे हैं, इस टाइप से 6 लोग बैठे हैं, ठीक है। अब इनका मुंह कहाँ पे है वो ध्यान देना, कहाँ पे कह रहा है केंद्र की तरह मुकर के, मतलब ये अंदर को मुकर के बैठे हुए हैं इस टाइप से। क्लियर है। मतलब जब यहाँ पे अंदर को बैठे हैं तो इनका राइट यहाँ को, लेफ्ट यहाँ को। क्लियर है। सेम पे जो ये इंसान बैठा है, इसका लेफ्ट यहाँ, राइट यहाँ, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनकी पोजीशन को यहाँ पे फिक्स करेंगे कि ये लोग कैसे बैठे हुए हैं, ठीक है। देखिए पहला बोला गया है पारिक बबीता तथा नरेंद्र के मध्य बैठा है। जो पारिक बैठा हुआ है, पारिक को मैं यहाँ लिखूंगा बबीता और नरेंद्र के बीच में। अब बबीता यहाँ है, नरेंद्र आपका इधर पे है, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आशा, अब आगे पढ़िए, आशा चित्रा तथा पंकज के मध्य है। जो आशा बैठी हुई है वो कहाँ पे बैठी हुई है, अगर आशा यहाँ पे बैठी हुई है, ठीक है, चित्रा तथा पंकज के बीच में है। चित्रा यहाँ हो जाएगी, पंकज आपका यहाँ हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को क्लियर हो ये। अगला क्या कह रहा है, चित्रा बबीता के ठीक बाईं ओर बैठी है। अब जो चित्रा है, ठीक है, बबीता के ठीक बाईं ओर। अब देखिए जब बबीता यहाँ थी तो इनको हम चेंज कर देंगे, चित्रा को यहाँ बैठा देंगे हम, और यहाँ पे जो हमारे साथ में पंकज था, पंकज को यहाँ बैठा देंगे। तो चित्रा देखिए, चित्रा कहाँ पे आ गई, बबीता के बाएं, बबीता का लेफ्ट है ना ये, और ये बबीता का राइट है। क्लियर है आप लोगों को। अब देखिए बबीता के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, अगर बबीता यहाँ बैठी है तो बबीता के दाएं यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, पारिक बैठा हुआ है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। मैंने पहले क्या किया, एक सर्कल बनाया, सर्कल में 6 लोगों की पोजीशन को फिक्स किया मैंने इस टाइप से। फिर यहाँ पे बोला गया था कि 6 आदमी वृत्त के मुंह की तरफ बैठे। इसको ध्यान, मेन पॉइंट ये होता है कि कहाँ को बैठे हुए हैं। जब वो अंदर को मुकर के बैठे हुए वृत्त को, तो इनका ये यहाँ पे राइट हो जाएगा, राइट हाथ यहाँ पे, जैसे कोई यहाँ पे बैठा है तो इसका राइट यहाँ और लेफ्ट इसका यहाँ हो जाएगा, ठीक है। बस बाकी पोजीशन जो है उसको सेम टू सेम बैठा दो, तो आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है,
ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है इस टाइप से, इसमें ध्यान देना। क्या कह रहा है यहाँ पे, यदि अब देखिए आपको ये यहाँ पे दे दिया गया इस टाइप से एक समीकरण दे दी गई है, ठीक है, इक्वेशन दी हुई है। तो इसमें आपका ये भाग का है 6 × 3 और +4। अब इनके पोजीशन को हमने यहाँ पे चेंज करना है। क्या करना है, बोला गया है कि भाग की जगह प्लस होगा तो यहाँ पे प्लस कर दो, गुणा की जगह माइनस होगा, इसको माइनस कर दो, प्लस का गुणा कर दो, प्लस का यहाँ गुणा कर दो और माइनस का यहाँ पे भाग दे दो। तो माइनस है जो यहाँ पे भाग दे देंगे। अब इसमें आप क्या करेंगे, बॉड मास को फॉलो करेंगे, जो बॉड मास होता है आपका, ठीक है। देखिए बॉड मास में क्या होगा, 4 से अगर 24 में भाग देंगे तो 6 आ जाएगा। फिर आपका यहाँ पे प्लस है, ठीक है, +6 - 3 × 4। अब बॉड मास में क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। तो 6 + 6 - 4 × 12। अब हम ऐड करेंगे तो 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, माइनस आगे भी आपका 12 है, इसको माइनस, तो दोनों माइनस करेंगे तो आपका 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी देखिए यहाँ पे 0 ऑप्शन हम यहाँ पे आपका राइट आ जाएगा। क्लियर है आप लोगों को, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बॉड मास से करेंगे तो आंसर 0 आया और यहाँ पर भी आपका 0 आ गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, सेम वे अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है अगले क्वेश्चन में, निम्न श्रृंखला में से ऐसे कितने 4 हैं जिनके ठीक पहले 6 है लेकिन ठीक बाद 5 नहीं है। अब पहले यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे ऊपर, क्या कह रहा है, इतने कितने 4 हैं, 4 जिसके ठीक पहले मतलब 6 है लेकिन बाद में 5 नहीं है। अब इसको ऐसे करके इसको क्रॉस कर दो, मतलब 5 नहीं आना चाहिए 4 के बाद, 6 आना चाहिए, उसको हम क्या करेंगे यहाँ पे कंसिडर करेंगे। क्लियर है, देखिए अब यहाँ पे पढ़ेंगे, जब आप इसको थोड़ा जूम करेंगे हम, देखिए जूम में क्या हो रहा है, 3 4 2 6। अब देखिए यहाँ पे आपका ये आ रहा है बट 5 आ रहा है, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, 5 नहीं आना चाहिए बोला था क्वेश्चन में, ठीक है। अगला देखिए 4 के पहले 6 आ रहा है, एक हमारा यहाँ पे मिल गया, एक ये वाला, ठीक है। उसके बाद देखिए 4 के बाद यहाँ पे 6 आया पर 5 भी आ गया, इसको भी हम कंसिडर नहीं करेंगे। अगला देखिए 4 से पहले 6 आया हुआ है पर बाद में 8 है, तो इसको कंसिडर करेंगे, दूसरा हो गया आपका। फिर देखिए 4 से पहले 6 नहीं आया है, ये भी गलत, और 4 से पहले 6 यहाँ पर भी नहीं आया है। अब यहाँ पे 4 से पहले 6 आया है, बाद में 3 है, इसको भी कंसिडर करें, मतलब 3। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। कितने मिल रहे हैं हमको, यहाँ पे 3 मिल रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए समझ में आया होगा आप लोगों को, मैंने क्या किया, यहाँ पे बोला गया था कि 4 ऐसे कितने हैं जिसके पहले 6 आ रहे हैं बट बाद में 5 नहीं आना चाहिए, ठीक है। देखिए पहले वाले में जहाँ पे मैंने क्रॉस कर रखा है, यहाँ पे 4 से पहले 6 आया था पर बाद में 5 दिया हुआ था, ये हम गलत करेंगे, इसको नहीं ऐड करेंगे। यहाँ पर भी देखिए 4 से पहले 6 था, बाद में 5 आया था, हमने इसको भी कंसिडर नहीं किया, हमने एक ये वाला कंसिडर किया यहाँ पे, क्योंकि 6 के बाद 4 था, 4 से पहले 6 था, बाद में 7 था, ठीक है। सेम वे हमने एक यहाँ पे कंसिडर किया और एक हमें लास्ट वाला कंसिडर किया, तो 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों को, सी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न पांचों की स्थिति को देखकर बताइए, ज्ञात करें कि 1 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा। अब देखिए 1 के विपरीत कह रहा है, ठीक है, 1 के विपरीत आपको इसको देख के लग रहा होगा या तो 2 आएगा या आपका 3 आएगा या आपका 4 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट है, क्योंकि 5 तो आ नहीं सकता है, 6 भी नहीं आ सकता है, और 1 तो यहाँ पे दिया हुआ था, ठीक है। तो बचे हमारे 2 3 4, तो कोई भी आ सकते हैं, ठीक है। 112वां है, एक 3 सेंटीमीटर ठोस घन से यदि 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन बनाए जाएं तो कुल कितने घन यहाँ पे बनेंगे, कह रहा है 3 सेंटीमीटर का यहाँ पे है, ठीक है। तो आपका जो घन है आपका, ये आपका कितना है, 3 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो इससे कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घर बनाए जाएँ तो सिंपली होगा, इसको कुछ भी नहीं करना है, 27 टोटल बनेंगे, क्योंकि हर जगह से एक एक काटेंगे यहाँ से, तो टोटल कितने बनेंगे आपके 27 यहाँ पे बन जाएंगे, ठीक है। क्योंकि टोटल 3 सेंटीमीटर का था और घन है और 1 सेंटीमीटर काटना है, तो 27 डायरेक्टली यहाँ पे बन सकता है, ठीक है। अगला है, गीता एक बिंदु एक्स से चलना शुरू करती है। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। गीता क्या कर रही है, एक बिंदु एक्स से चलना शुरू कर रही है, ठीक है, और पश्चिम की तरफ, पहले आप यहाँ पे एक टाइप से फिगर बनाएंगे, ठीक है। क्या कह रही है, बिंदु एक्स चलना शुरू करती है और पश्चिम की तरफ 3 किलोमीटर चलती है, मतलब वो यहाँ पे थी तो यहाँ पे चल गई पश्चिम को, कितना चल गई, 3 किलोमीटर चल गई, कितना 3 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ को आई है, यहाँ पे आपका एक्स बिंदु था कोई, ठीक है। फिर दाहिने मुड़कर 2 मीटर चली, 2 मील चली, ठीक है, मील की बात कर रहा है यहाँ पे। तो अब इसका, जब यहाँ को वेस्ट साइड जा रही थी तो इसका आपका राइट कहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। क्या बोला गया था, दाहिने बोला है, दायां बोला है ना, बायां होता है उल्टा, दायां होता है राइट होता है, तो ऊपर इसका राइट ऊपर को रहेगा, तो यहाँ 2 मील चल रही है। क्लियर है आप लोगों को।
फिर कह रहा है फिर दाहिनी मुड़ती है और 1 मीटर चलती है। अब यहाँ से वो दाएं मुड़ेगी, यहाँ ऊपर जाई थी, यहाँ का दायां चलेगी तो 1 मील चल रही है, तो यहाँ पे पहुँच गई। ठीक है, 1 मील, क्योंकि ये पूरा आपका 3 था, तो ये आपका यहाँ पे बचा हुआ कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, वह अब किस दिशा की ओर है, अब दिशा पूछा गया है, तो देखिए वो किस दिशा में है। जब वो यहाँ पे स्टार्ट किया था वेस्ट गई थी, फिर यहाँ से नॉर्थ से चली गई, अब वो ईस्ट की तरफ जा रही है। कहाँ को जा रही है, ईस्ट की तरफ जा रही है। ठीक है, तो किस दिशा में है, एक्स से किस दिशा में है, उसकी दिशा किसकी ओर है, तो ईस्ट की तरफ है। तो ईस्ट आपका क्या हो जाएगा, पूर्व दिशा। कहाँ हो जाएगी, पूर्व दिशा की ओर है इसका। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ को जा रही है पूर्व दिशा को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। आई आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूँ, जो कि आपके कभी गलत नहीं होंगे क्वेश्चन। एक स्त्री की ओर संकेत करते हुए मलार ने कहा, एक मलार है, इसने स्त्री की ओर इशारा किया है। ठीक है, यहाँ पे कोई स्त्री है, इसको माइनस कर लो। ठीक है, इशारा कर रहा है, क्या कह रहा है, उसकी एकमात्र बहन, इसकी जो बहन होगी, ये जो स्त्री है इसकी बहन यहाँ पे होगी, सेम जनरेशन में आ जाएगी। ठीक है, बहन मेरी पुत्री की माँ। ठीक है, इसकी जो पुत्री होगी, इसकी पुत्री नीचे आ जाएगी यहाँ पे, पुत्री। ठीक है, मेरी पुत्री की माँ की माँ, मेरी इसकी पुत्री की माँ मतलब इसकी माँ, इसकी पुत्री की माँ मतलब इसकी वाइफ हो गई वो, की माँ, इसकी माँ यहाँ आ जाएगी, माँ की माँ। ठीक है, मलार उस स्त्री से क्या संबंध रखता है, मलार इससे क्या संबंध रख रहा है, कहने का मतलब है जो चित्र में थी। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगी, देखिए ऊपर जनरेशन ऊपर है, तो क्या आ जाएगी, ऊपर सिंपली देखिए क्या आ रहा है, सास आ रहा है, क्या आ रहा है, उसकी सास का आ रहा है, क्योंकि एक जनरेशन ऊपर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। अब देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 5 नाटकों ABCD और ई का सोमवार से शुक्रवार तक लगातार मंचन होना है। सी का मंचन ए के ठीक बाद होता है और सी का डी के बीच में नाटकों का मंचन होता है। सर्वप्रथम बी का मंचन होगा। ये क्वेश्चन करेंगे हम, ये मैं अगली वीडियो में से कराऊंगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगेगा, वो पूरा क्लियर करवाना पड़ेगा। 2 क्वेश्चन को छोड़ दो, अगर आप लोगों को आता है तो आप लोग ट्राई करना, PDF आपको मिल जाएगी। ठीक है, फिर नहीं तो मैं इसको बाद में कराऊंगा, यहाँ पे अभी मेरा स्पेस नहीं होगा बनाने का। देखिए 3 क्वेश्चन थे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी आकृति दिए गए शब्दों में संबंध का प्रतिनिधित्व करती है। ये आपका क्या है, यहाँ पे वेन डायग्राम आपका यहाँ पे आ चुका है। देखिए पर्वत, जंगल और पृथ्वी, तो पृथ्वी के अंदर ही आपके क्या होंगे, जंगल भी आएंगे और यहाँ पे पर्वत भी आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा क्लियर बना, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका, क्योंकि क्या होगा, चीज़ें होंगी क्योंकि एक दूसरे को मिलाएंगी। क्यों, क्योंकि पर्वत जंगल जो होता है वो पर्वतों में ही होता है, और पर्वत जंगल सेम ही होंगे, दोनों एक दूसरे को रिलेट करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला आपका बन गया क्लियर। 119वां है, निम्न वैन आलेख में उन अक्षरों को पहचानिए जो खिलाड़ी हों जो डॉक्टर भी हो परंतु कलाकार नहीं हो। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे चीज़ें दिखाइए। देखिए जो सर्कल वाला है ये खिलाड़ी को रिलेट करता है, त्रिभुज वाला डॉक्टर को, और जो आपका आयताकार है ये आपका कलाकार है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो ध्यान देना, ये कह रहा है कि दर्शाना कौन सा है, हमको खिलाड़ी भी होना चाहिए और डॉक्टर भी होना चाहिए, बस कलाकार नहीं होना चाहिए। कलाकार वाले को पूरा यहाँ पे ब्लर कर दो। ठीक है, ब्लर हो गया। अब हमको कॉमन क्या लेना है, खिलाड़ी को लेना है और डॉक्टर को। देखिए बी है, ये खिलाड़ी और डॉक्टर दोनों है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों को, चलिए आपको समझ में आ रहे होंगे जैसे मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, 120वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे कथन वाले क्वेश्चन आ गए हैं। निठल्ला बैठा एक सरकारी कर्मचारी यह कहते हुए कि वह बहुत व्यस्त है और बहुत सा काम पड़ा हुआ है, आगुंतक के प्रमाणों को पत्रों को प्रमाणित कराने के लिए 2 सप्ताह बाद आने के लिए कहता है। अब यहाँ पे देखिए पूर्वाधान दिया है, सरकारी कर्मचारी आतंकवाद की मदद करना चाहता है, सरकारी कर्मचारी आतंकवाद से कुछ पाने की आशा रखता है। तो दोनों में से यहाँ पे कौन से हमारे कथन यहाँ पे राइट रहेंगे। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, केवल जो पूर्ण उदाहरण 2 का क्या है अंतर्निहित कर रहा है यहाँ पे, बाकी पहला नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि सरकार में कर्मचारी आतंकवाद से कुछ पाने की आशा चाहता है, क्योंकि इसलिए वो बाद में बुला रहा है और खाली बैठा काम नहीं कर रहा है। ठीक है, 121वां है, परियोजनाएं केवल इसी तरह के काम में अनुभवी सक्षम उम्मीदवारों को आवंटित की जाती हैं। कैसे, परियोजनाएं केवल अनुभवी उम्मीदवारों को आवंटित की जाती हैं। दूसरा है, सक्षम और अनुभवी उम्मीदवारों को खोजना बहुत मुश्किल है। तो इसमें से हमारा यहाँ पे कौन सा क्लियर क्वेश्चन होगा, देखिए केवल ये क्या कर रहा है, अनुसरण कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी ये बात नहीं कही हुई है कि खोजने की बात कहीं पे नहीं कही हुई है, तो दूसरा गलत, तो पहला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला है, दिए गए प्रश्न में पहली आकृति जिस प्रकार दूसरी आकृति से संबंधित है
उसी प्रकार हमको तीसरी आकृति का यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे कौन सी आकृति आएगी, जिस प्रकार हमारा यहाँ पे इनका संबंध होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, त्रिभुज दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे हमको 5 पंचभुज टाइप दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए 3 से सिर्फ 5 आ रहे थे, तो यहाँ पे 4 दिया हुआ है, तो 4 के बाद सीधे क्या आएगा आपका 6 आएगा। तो 6 वाला कौन सा होगा, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर है। 123वां है, देखिए क्या हुआ है यहाँ पे, पहले ये यहाँ जाता है एरो, फिर ये लेफ्ट यहाँ आता है, फिर ये ऊपर जाता है, फिर ये नीचे आता है। तो इसमें से बोलना है कि भिन्न चित्र इनमें से कौन सा है। ठीक है, तो अब खुद लग रहा होगा, देखिए जब हम इसमें नीचे आए तो फिर ये क्या हो रहा था, पूरा उल्टा पुलट जा रहा था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरा हमारा अलग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए ऐसी आकृति का चयन करें जो दी गई श्रृंखला को जारी रखे। देखिए बाहर सर्कल था, ठीक है, अंदर हमारा चौकोर ये था, ठीक है, वर्ग था। अब यहाँ वर्ग आ गया, अंदर त्रिभुज आ गया। अब अगले वाले में देखिए त्रिभुज यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे 4, फिर बाहर देखिए पहले सर्कल था, फिर हमारा क्या हुआ, जो चीज़ें अंदर आ रही हैं वो बाद में क्या बाहर आ जा रही हैं। अब अगले वाला जो बनेगा हमारा, कैसे बनेगा, जो हमारा ये अंदर वाला है, इसके जो ये वाला है, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, बाहर साइड आ जाएगा। तो बाहर कौन सा है, देखिए ओनली ऑप्शन नंबर सी में हमारा ये हमारा बाहर होगा, इसके अंदर हमारा दूसरा फिगर यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पे बोला गया है, क्या दिया हुआ है हमको, दर्पण प्रतिबिंब। देखिए मिरर इमेज दी हुई है, एक वाटर इमेज आती है, एक मिरर इमेज आती है। मैंने बताया था मिरर इमेज यहाँ पे बनेगी सामने साइड, और वाटर इमेज आपकी नीचे बनती है। अब देखिए जब हम मिरर के सामने इस चीज़ को हमने रखा, तो अब क्या होगा, ये पलट जाएगा चित्र। इसमें जो ये वाला चित्र है ये हमारा नीचे साइड को आ जाएगा। ठीक है, तो एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, ये जो होगा ये आपका इधर साइड चले जाएगा। देखिए यहाँ पे सही चले गया है। अब ये वाला जो होगा ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे चले जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर से हमारा देखिए जल प्रतिबिंब, मैंने कहा जल वाला जो बनेगा वो नीचे साइड बनेगा, मतलब जो अट्रैक्ट लिखा हुआ है इसके नीचे साइड को हमारा क्या बनेगा, फिगर बनेगा। तो ए का उल्टा करेंगे, ठीक है, तो उल्टा ए इस टाइप का हो जाएगा, टी हमारा उल्टा बनेगा यहाँ पे, ठीक है, इस टाइप से यहाँ पे हमारा टी बन जाएगा। ठीक है, अब था आर होगा, तो आर भी हमारा क्या बनेगा, नीचे साइड को इस टाइप से आर बनेगा। ठीक है, ए फिर से ए इस टाइप से बनेगा हमारा, सी हमारा सेम रहेगा, और लास्ट में टी है तो फिर हमारा टी ये बनेगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे क्या बन रहा है, राइट बन रहा है। ठीक है, 127वां क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। देखिए यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है, ये जो प्रैक्टिस सेट है 50 क्वेश्चन यहाँ पे हर टाइप के चैप्टर के क्वेश्चन डाले हुए हैं। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको एक आइडिया आएगा कि किस चैप्टर से किस टाइप क्वेश्चन बन रहे हैं, और इनकी जितना हो सके प्रैक्टिस करते रहिए, जिससे कि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे क्या है, त्रिभुज की बात हो रही है। ठीक है, पूछता है बहुत बार, तो इसको फिगर को काउंट करके मैंने ट्रिक बताई थी आप लोगों को। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे, यहाँ काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो ये बने। देखिए अब एक आपका ये पूरा बनेगा, 11 हो गया। ठीक है, एक ये वाला बनेगा आपका 12 हो गया, एक ये 13 ऊपर वाला बनेगा। ठीक है, फिर एक आपका ये 14 ये पूरा बन रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से फिगर बनेंगे, और टोटल मिला के गिने जाएंगे तो ये यहाँ पे कितने बनेंगे, 22 बनेंगे इसके अंतर्गत। ठीक है, तो वो ट्रिक है, उसको आप एक बार देख लेना। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लुप्त वाला हमेशा यहाँ क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पे लुप्त संख्या यहाँ पे कौन सी आएगी करके। देखिए अब यहाँ पे एक चीज़ बन रही है, आपका 45 है, ऊपर 11 और 1 है, फिर 12 0 1 है, 57 11, फिर यहाँ पे क्या आएगा। देखिए इस क्वेश्चन में ध्यान देना है, अलग अलग लॉजिक लगते हैं हर किसी के। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे मेन चीज़ है 5, अगर 5 और 4 इसमें से हम माइनस करेंगे, एक आ रहा है। ठीक है, एक में से एक ये भी एक आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, और 5 में से हम 7 माइनस करेंगे तो 2 आ रहा है। एक लॉजिक आपका यहाँ पे ये भी बन रहा है। देखिए 4 में से 5 गया, 1 हो जाएगा, ये वाला 1 बन गया, 1 में 2 हो जाएगा, 1 बन रहा है। अब यहाँ पे 5 में 7 माइनस करेंगे, 5 में 2 तो 2 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट है। एक लॉजिक तो मेरे अकॉर्डिंग ये बन रहा है, आप लोग बताइए किस लॉजिक के अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे चीज़ों को कर रहे हैं। ठीक है, चलिए निम्न प्रश्नों में से असंगत शब्द का चयन कीजिए। गौरैया, तोता, हंस और गिद्ध। तो देखिए इनसे सबसे अलग कौन है, हंस यहाँ पे सबसे अलग है, गिद्ध हो गया, मोर हो गया, शुतुरमुर्ग हो गया, और बाज हो गया। तो इसमें से कौन सा अलग है, देखिए इस पर देखिए शुतुरमुर्ग आपका इन तीनों से अलग हो जाएगा। सर्प, कछुआ, घड़ियाल और छिपकली। तो एक चीज़ आपको लग रहा होगा, सर्प हो गया, कछुआ हो गया, ठीक है, बट छिपकली इन सबसे अलग हो जाएगी। 132वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुछ तंबू बिल्डिंगें हैं। देखिए कुछ तंबू क्या कह रहा है, बिल्डिंगें हैं। ठीक है, कुछ बिल्डिंगें कुर्सियाँ हैं। ठीक है, अब कुछ बिल्डिंगें क्या है, कुर्सियाँ हो जाएंगी यहाँ पे,
और कुछ कुर्सियाँ खिड़कियाँ हैं, कुछ कुर्सियाँ यहाँ पे खिड़कियाँ हैं, ठीक है। तो कुछ खिड़कियाँ बिल्डिंग है। अब निष्कर्ष एक क्या निकल रहा है, कुछ खिड़कियाँ बिल्डिंग है। देखिए नहीं, क्योंकि कुर्सियाँ यहाँ है, बिल्डिंग का है, इन दोनों का कोई रिलेट यहाँ पे रिलेशन यहाँ पे नहीं है। दूसरा पढ़िए, कुछ खिड़कियाँ तंबू हैं, ठीक है। कुछ खिड़कियाँ तंबू है, नहीं यहाँ पर भी नहीं, खिड़कियाँ यहाँ हैं और तंबू इधर है, तो ये भी गलत। कुछ कुर्सियाँ तंबू है, नहीं, तो ये तंबू हो गया, ये कुर्सियाँ हो गई, ये भी रिलेट नहीं कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई भी अनुसरण नहीं कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। 33वां क्वेश्चन है, यदि शब्द, ठीक है, ये लिया हुआ है PRAGMTATISM के पहले और दूसरे अक्षर को आपस में अदल बदल दिया। देखिए ये क्वेश्चन मैंने पहले करवाया भी है, आप लोग बताइए, अगर नहीं आएगा तो फिर मैं करवा दूंगा। इसमें क्या करना होता है, देखिए सबसे सिंपल क्वेश्चन है। सिंपली आपको क्या करना है, पहले यहाँ पे ध्यान देना। देखिए पहले आपको पी लिखना है, RAGMA, और साथ में इसके बाद क्या दिया हुआ है, TISM, ठीक है, ये आपका एम है लास्ट में। अब क्या कह रहे हैं, पहले और दूसरे अक्षर को आपस में बदल दिया जाए, पहले और दूसरे को बदल दिया जाए, मतलब RP बाकी आपका सेम रहेगा। फिर क्या कह रहा है, अदर बदल दिया जाए, इसी प्रकार तीसरे और चौथे को बदल दिया। अब तीसरे और चौथे को बदल दिया, देखिए जी आपका आगे आ जाएगा, ठीक है, और ए यहाँ आ जाएगा, बदल दिया जाए। आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी है, आगे भी परिवर्तन करना है, आगे भी सेम हमको। फिर आपका देखिए AM है, तो AM यहाँ हो जाएगा। अगला देखिए क्या है यहाँ पे, आई, और देखिए आई आगे आ जाएगा यहाँ पे, और T यहाँ पे आ जाएगा, और आगे M और S, तो नया हमारा ये बन गया, ठीक है। तो आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे। तो आपके दाएं, तो हाँ देखिए, अब इसमें देखिए एक चीज़ देखिए, ये हमारा लेफ्ट, ये हमारा राइट, तो ये क्या कह रहे हैं आपका दाईं ओर, दायां मतलब आपका राइट साइड हो गया, बायां लेफ्ट हो गया, तो दायां कह रहा है, ठीक है। तो दायां यहाँ पे लिख लो एक बार। तो दाएं से गिनने पर, अब दाएं से हम जब यहाँ से गिनेंगे, गिनने पर सातवां अक्षर कौन सा हो गया है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, कौन सा आ रहा है, ए आ रहा है। कौन सा आ रहा है आपका, ए आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल था, बस चीज़ों को थोड़ा देख के करना है कि कैसे बोझ में बोला गया है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, अब आपको क्लियर चीज़ें हो गई होंगी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक 34वां क्वेश्चन, एक निश्चित कूट में, देखिए 1 to 4 को, जैसे देखिए 1 2 3 और 4 को क्या लिख रहा है यहाँ पे, ROP और E लिख रहा है, रोप लिख रहा है, ठीक है। सेम वे 5 3 को क्या एप्पल लिख रही है। अब देखिए 5 3 3 8 4, तो इसको, ये आपका 5 है, ठीक है, ये आपका 3 है। इसको क्या लिख रहा है, APPL, APPLE, क्लियर है। उसी कूट में 5 4 2 1 3, अब क्या कह रहा है, 5 4 2 1 3 को क्या लिखें, कुछ नहीं करना है, सिंपली जो ऊपर अल्फ़ाबेट वैल्यू है उनको सेम लिख दो। देखिए 5 का क्या है, ए है, तो यहाँ पे ए आ जाएगा। 4 का क्या है, ई है यहाँ पे। 2 क्या है, ओ है, देखिए 2 का ओ है। 1 का क्या है, 1 का आर है, और 3 किसका है, 3 का आपका पी है, बस। तो AEO, तो याद रखिए AEORP, तो AEORP ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना था, ठीक है। सेम अल्फ़ाबेट वैल्यू दी थी उनको यहाँ पे लिख लेना था। अगला क्वेश्चन है, बैरा बक्सिस, ठीक है, बैरा का बक्सिस दिया हुआ है। तो सेम में कह रहा है कि इसके जैसे बैरा का बक्सिस बना हुआ है, वैसे ही इनका हमको इन चारों में से एक का यहाँ पे चुनाव करना है। तो कौन सा हो जाएगा, कामगार को बोनस मिलता है, ठीक है। तो बैरा को क्या मिलता है, बक्सिस मिलता है, तो कामगार को बोनस मिलता है, क्लियर है। कौन सा एक जोड़ा जो अन्य 3 से भिन्न है, देखिए अब कैसे बनेगा, 3 का 99, 5 का 75, 7 का 84, 4 का 25। अब इसमें देखना है कि लॉजिक क्या लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो सिंपली आप देखिए, अगर मैं 33 इंटू 3 करता हूँ तो 99 आता है, ठीक है। और 15 गुणा 5 करता हूँ तो 75 आता है। और देखिए 7 और 84 का लॉजिक क्या बन रहा है, बस 12 गुणा 7 करूँगा तो 12 और 7 84 आएगा। अब यहाँ पे 25, 4 का आप कितना भी गुणा कर लो, 4 पंजे 20, 4 25, 4 से 24, 25 नहीं बन रहा है, तो ये सबसे क्या है, अलग है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे अलग हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए अब यहाँ पे फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए अब यहाँ पे दिया क्या है, DEF JIH बन रहा है, फिर LMN बन रहा है, फिर आगे हमको सीरीज यहाँ पे कंटिन्यू करनी है। अब एक चीज़ आपने यहाँ पे ध्यान दी होगी, डी का अल्फ़ाबेट वैल्यू 4 होता है, ई का 5 होता है, एफ का 6 होता है, मतलब क्या बन रहा है यहाँ पे 4 5 6, मतलब सिंपली DEF। फिर देखिए जे के बाद क्या आता है, जे के बाद आई आया हुआ है, इनने क्या लिखा है, जे के बाद आई लिखा है, फिर एच लिखा है, मतलब ये उल्टा बन रहा है। मतलब खुद देखिए क्या होगा, जो एच होता है, ठीक है, एच की अल्फ़ाबेट कितनी होती है, 8 होती है,
ठीक है। और जो आई होता है, आई की अल्फा वैल्यू कितनी होती है, 9 होती है। और आगे आपका जे की अल्फा वैल्यू कितनी होती है, 10 होती है। ठीक है, तो 8 9 10 उल्टा बन रहा है और यहाँ पे आगे बन रहा है। अब देखिए एल एम एन, फिर से देखिए एल एम एन, ये फिर आपका सीरीज बन रहा है, एल का 12, एम का 13, एन का 14। अब अगला जो बनेगा वो रिवर्स में बनेगा, जैसे हमारा यहाँ पे 8 9 और 10 बन रहा था। क्लियर है आप लोगों को? तो सेम वे अब देखिए अगला यहाँ पे कौन सा लॉजिक दिया हुआ है। ठीक है, सिंपली देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी को देखिए, पी क्यू आर उल्टा दिया हुआ है, पी क्यू आर, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। यदि 20 अगस्त 1981 को रविवार था, 1981 को क्या है आपका, रविवार था, ठीक है, संडे था, तो 26 जनवरी 1990 को कौन सा दिन होगा? कुछ नहीं करना है, सिंपली ये देखिए अगस्त 1981 की बात कर रहा है, तो देखिए यहाँ पे 1981 है, तो ये क्या है, नॉर्मल ईयर हो जाएगा आपका। ठीक है, और 26 जनवरी 1990 की बात कर रहा है, तो 26 जनवरी 1990 से लेके अगस्त तक जाएंगे, मंथ को ऐड करेंगे। ठीक है, तो कितने मंथ हो रहे हैं, मंथ को ऐड करने के बाद 7 से डिवाइड कर लेंगे उनको, तो आपका सिंपली जितने दिन होंगे उसको डिवाइड करने के बाद जो दिन बचेगा रविवार में उसको आगे दिन जोड़ देंगे। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन आ जाएगा, इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा आपका सोमवार, क्योंकि 1981 को क्या था आपका, रविवार है, तो नॉर्मल ईयर तो एक ही दिन कम होता है, इसमें लॉजिक लगता है। ठीक है, हमेशा वही नहीं करना होता है, नॉर्मल ईयर में एक ही दिन बढ़ता है, एक दिन कम होता है ऐसे, तो यहाँ पे संडे था तो यहाँ पे मंडे हो जाएगा, बस क्लियर है, और कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि 1981 में अगर संडे हो रहा है तो उससे एक दिन कम हो रहा होगा, तो 1981 में क्या, 1981 में आपका संडे था, तो 1990 में क्या हुआ होगा आपका। ठीक है, 9 साल बाद का, सिंपली एक साल ही मतलब नॉर्मली रहता है। ठीक है, चलिए अगला है, एक घड़ी आधी रात से पहले घंटे के अंत में, देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने लास्ट में भी करवाया था, लास्ट जो प्रैक्टिस सेट था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको सिंपली एक लॉजिक लगाना पड़ेगा। क्या कह रहा है, एक घड़ी आधी रात में से पहले घंटे के अंत में 5 मिनट, दूसरे घंटे के अंत में 10 मिनट, तीसरे घंटे के अंत में 15 मिनट, और उसी तरह लेट होती जाती है। बताइए कि 6 घंटे बाद घड़ी में कितने बज रहे होंगे? कुछ नहीं है, सिंपली है, क्या कर रही है, रात को घड़ी पीछे हो रही है, 5 मिनट पहले घंटे में, दूसरे में, सबको जोड़ दो, 5 10 15, 15 और 30 हो गया। ठीक है, तो 6 घंटे बाद कह रहा है, तो 6 घंटे बाद अगर आपने यहाँ पे 30 क्या किया, आपको जो मिनट थे इनको घटा दिया है। ठीक है, और 6 घंटे क्या कह रहा है, बताइए कि 6 घंटे बाद घड़ी में कितने बजेंगे? तो सिंपली अगर पहले घंटे में 5, दूसरे में 10, तीसरे में 15, चौथे में 20 हो जाएगा, पाँचवें में आपका 25, और उसके बाद छठे में आपका 30, तो आधे घंटे कम हो रही है। ठीक है, तो आधी रात की बात कर रहा है, तो इसमें कह रहा है कि 6 घंटे बाद घड़ी में कितने बजे होंगे, तो 6 घंटे बाद अगर हम 30 को माइनस कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका, ठीक है, कितना था आपका, एक आधी रात में बोला है ना, एक घड़ी रात में पहले घंटे के अंत में 5 मिनट कम हो रही है, आधी रात में मतलब रात की बात कर रहा है। ठीक है, तो कितना बजा होगा, सुबह 4:15 उसमें हो रहे होंगे। क्लियर है आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भिन्न भिन्न आयु के 5 व्यक्ति ए बी सी डी और ई हैं, ए केवल बी से छोटा है। देखिए ये क्वेश्चन भी, इसको मैं हमेशा मैं अपने लॉजिक से बनाता हूँ, जो बड़ा होता है उसको ऊपर लिखता हूँ, जो छोटा होता है उसको नीचे लिखता हूँ। ठीक है, क्या कह रहा है, ए बी सी डी और ई 5 लोग हैं यहाँ पे। अब क्या कह रहा है, ए केवल बी से छोटा है, जो ए है आपका वो केवल बी से छोटा है, तो बी को यहाँ लिख लो। ठीक है, अब क्या कह रहा है, सी डी से बड़ा है, अब सी जो होगा डी से बड़ा है। ठीक है, परंतु डी सबसे छोटा नहीं है। हाँ पता है हमको डी सबसे छोटा नहीं है, क्लियर है। बताइए निम्न में से सी से बड़ा कौन है? सी से बड़ा आपका कौन हो जाएगा? सिंपली क्लियर है, सी से बड़ा या ई होगा आपका। ठीक है, ए तो है नहीं, ए और बी तो है नहीं, या सी और डी सबसे छोटा नहीं है कह रहा है, और डी पहले दिया है कि छोटा है सी से, तो इस सी से बड़े सबसे तो बता रहा है कि सी से बड़ा यहाँ पे कितनी कंडीशन हो सकती है हमारे पास, तो सी से बड़े या ए हो जाएगा आपका या आपका बी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आप यहाँ पे देखते जब ए बी सी डी मैंने लिखा था, इनने बोला था कि ए जो सी है, ठीक है, वो डी से बड़ा है, तो यहाँ पे डी से तो बड़ा है। ठीक है, बट कह रहा है कि सी से बड़ा कौन है, तो सी से बड़ा कौन होगा, या ए है या फिर बी है, दोनों कंडीशन यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या है, 41वें में ए बी सी डी ई एफ जी एच एक पंक्तियाँ बैठे हैं ये लोग। ठीक है, सबका मुंह का है पूरब की दिशा की है, इधर को है, तो सी डी के एकदम बाएं बैठा है। अगर सी यहाँ बैठा है तो क्या कह रहा है ये, सी डी के एकदम दाएं, डी का दायां। ठीक है, पूरब की तरह मुकर के बैठे हैं। ठीक है, तो
इसका दायां कह रहा है। चलो इस क्वेश्चन को आप लोग करेंगे, सिंपल है, कुछ नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत करवा दिए हैं, तो आप लोग को भी क्या है, मौका मिलना चाहिए कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो बिना मेरे बताए भी आप लोग भी क्या कर सकते हैं, एक बार यहाँ पे चीज़ों को ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आप लोगों के लिए होमवर्क है ये, नहीं आएगा तो मैं करवा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बट कुछ चीज़ें आपको भी दिमाग लगानी चाहिए। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे 145 में क्या कह रहा है, चिन्हों को व्यवस्था के अनुसार यहाँ पे क्या करना है, इनको लिखना है। देखिए यदि व्यवस्था में सभी अंक हटा दिए जाए तो बाएं सिरे से 14वें तत्व के बाएं ओर छठवां तत्व इनमें से कौन सा आएगा। ये जो आपको यहाँ पे दिए हुए हैं इनको गिनिए कितने हैं, और जो कह रहा है उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग आप लोगों को चीज़ें करनी है। तो आप लोग इन तीनों क्वेश्चनों को भी यहाँ पे होमवर्क के तौर पे लेंगे और तीनों करेंगे। ये कुछ नहीं है, सामने दिया हुआ है, बट यहाँ पे आपका एक कह सकते हैं कि IQ टेस्ट है कि आप कितने आराम से पेशेंस में चीज़ों को सॉल्व करते हैं। क्योंकि जो बताया गया है अंक को हटाने, जैसे अंक मतलब 2 3 9 4 7 6, इनको हटा के कह रहा है कि बाएं सिरे से, अब जो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, बायां मतलब लेफ्ट, दायां मतलब राइट। यहाँ क्या कह रहा है 14वें तत्व, अब इनको हटा के 14 गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, टी आ रहा है। ठीक है, क्या कह रहे हैं 14वें तत्व बाएं छठवां तत्व इनमें से कौन सा होगा, तो इसके छठा देखना है। अब 14वें की 14वां टी था, इसके बाएं, इसका बायां कौन सा रहेगा आपका, फिर से इधर साइड रहेगा। इसमें कह रहा है छठा कौन सा होगा, तो 1 2 3 4 5 6, तो कौन सा आएगा आप लोग बताइए, मैंने गिन के बता दिया है। ठीक है, तो इसमें आप लोग बताएंगे तो कौन सा आ रहा है आपका, तो आप लोग बताएंगे ये वाला आएगा शायद। ठीक है, तो देखिए आप लोग करेंगे। ठीक है, कुछ नहीं है, मैंने बता दिया है। जो कह रहा है कंडीशन को सेम करना है, यहाँ पर भी वही करना है और 144 में भी वही करना है। ठीक है, 145वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब देखिए ये पेपर फोल्डिंग वाला आ चुका है। पेपर फोल्डिंग में कह रहा है कि कौन सी आकृति इसमें से बनेगी चारों को घन के आकार में बदलने पे। ठीक है, तो देखिए जब इसको मोड़ेंगे यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे चले जाएगा और ये दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, तो पहला ही बन रहा है, दूसरी कंडीशन ये भी बन सकती है, तीसरी, देखिए तीसरी बन रही है। ठीक है, तीसरी कंडीशन ही बन रही है, चौथे में अगर इस टाइप से बनेगा, ठीक है, तो ये वाला हमारा नीचे दोनों मिलेंगे तो इधर आ जाएंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे चारों बन रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी रहेगा, ABCD चारों यहाँ पे बन रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग भी इसमें ट्राई करना है एक बार। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन जब आपको ये फिगर बनाओगे उसके बाद आपके 46 47 दोनों का आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, क्या कह रहा है, बिंदु P बिंदु Q के पूर्व में 8 मीटर दूर है। ठीक है, चलो ये भी आप लोग करेंगे, डायरेक्शन वाले मैंने पहले भी करवा रखे हैं, अभी भी करवा दिए हैं। चलो अब बाकी के बचे हुए क्वेश्चन आप लोग करेंगे। ठीक है, इन सब के आंसर देंगे मुझे, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, इन सब के आंसर लोग आप देंगे यहाँ पे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे कौन सा आएगा, जिस टाइप से ये बने हुए हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ पे चीज़ें करनी पड़ेंगी। क्लियर है आप लोगों को, तो ये सभी आपके लिए होमवर्क है, स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी PDF अभी मैं टेलीग्राम पे PDF दूंगा नहीं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, क्योंकि मैं अभी आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा नहीं टेस्ट, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन दिए हैं वो भी, ठीक है, इससे पहले ही मैंने और क्वेश्चन तो दिए नहीं थे और मैंने करवा दिए थे बाकी सब। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको टेस्ट सीरीज अच्छी लगी होगी। ठीक है, आप कितने नंबर बन रहे हैं आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करेंगे। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में जरूर अपना इसको बताना और कमेंट कीजिए अगर आपको टेस्ट सीरीज अच्छी लग रही है तो। ठीक है, तो ऐसे आपके वीकली में 2 टेस्ट आ जाएंगे, बाकी हमारी क्लासेज चली रही है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।